सोलो लेवलिंग चैप्टर 12 और 13 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जिनवू फैंग मोना की एक सेंचुरी में जाता है। वहाँ पे जाके उसका ही डिसेंडेंट से मिलता है जो कि एक छोटा सा पपी था, पर वहीं पे ब्रोकी नाम का एक बहुत बड़ा सा हायना टाइप मॉन्स्टर आता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बेरू उस पपी को पकड़े हुए है और सोचता है काश मुझे ऐसे बैठे बैठे देखना ना पड़ता, काश मैं उसकी मदद कर पाता। तभी सुहो को देखते हैं, उसने अपने सर में पट्टी बांध लिया है। अब वो भी लड़ने के लिए तैयार है। उसके सामने वो मॉन्स्टर है। तभी उसको वही क्वेस्ट फिर से दिखता है, अर्जेंट क्वेस्ट एलिमिनेट द हायना ब्रोकी। ये नाम देख के वो सोचता है द हायना ब्रोकी, हाँ अब समझ में आ रहा है इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा। पर एक बीस्ट कैसे एक गिल्ड को बना सकता है और उसके बाद लोगों को किडनैप करना, और मुझे ये मत बताना कि इसमें भी इतारिम्स की ही हाथ है। तभी देखते हैं ब्रोकी और वो लड़ने वाले ही थे। तभी वही सारे बंदे आवाज़ लगाते हैं, मिस्टर ब्रोकी प्लीज़ हमें खोल दीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं, ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। ब्रोकी उनकी तरफ देखता है। सुहो कहता है तुम लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे ही बैठ के देखता रहूँगा? वो लड़ने के लिए तैयार। पर तभी देखते हैं ब्रोकी अपना मुंह खोलता है और वहाँ पे जितने भी सारे बंदे थे सबको एक ही बार में खा लेता है, उनकी सर अलग कर देता है बॉडी से। और ये देख के सुहो वहीं पे पूरी तरह से रुक जाता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये अभी उसने क्या किया है। ब्रोकी कहता है उन लोगों को लग रहा था कि वो मेरी मदद कर सकते हैं, वो भी एक कमज़ोर के साथ लड़ने के लिए, जबकि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तभी सुहो कहता है ब्रोकी ये तुमने ठीक नहीं किया, सिर्फ इतने से बात के लिए तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। और तभी वो जंप करता है, उस तलवार से उसके ऊपर मारता है, पर ब्रोकी अपने हाथ से आसानी से तलवार को रोक देता है और कहता है कमज़ोर वो हमेशा ताकतवर के नीचे ही रहता है और उनकी दया से ही रहता है। तुम्हें लगता है जो ताकतवर है उनको ये सब सोचना पड़ता होगा। और तभी वो उसको बहुत जोरदार एक पंच मारता है। सुहो बहुत दूर जाके गिरता है और उसकी हालत भी अब ख़राब होता जा रहा है, पर फिर भी वो नहीं रुकता। ये बात सुन के और भी उसे गुस्सा आता है और वो फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर ब्रोकी आसानी से उसकी हर बार को डॉज करते हुए उसके ऊपर ही अटैक करते जा रहा था। उसकी एक एक बार में हम देखते हैं चारों तरफ की जगह तहस नहस हुए जा रहा था। यहाँ तक कि वो अपना क्लॉज भी मारता है, जिससे वहाँ की दीवार और वो जगह पूरी तरह से तबाह होने लगता है। पर इतना सब कुछ के बाद भी हम देखते हैं सुहो तभी जंप करते हुए उसके पास आने लगता है उसे मारने के लिए, और देखते हैं उसके ऊपर स्टॉर्म स्लैश से अटैक भी करता है, जिससे ब्रोकी को कुछ तो फर्क पड़ता है, उसके बॉडी से खून निकल आता है। पर फिर भी वो कहता है मजाक लगा के रखा है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? पर तभी देखते हैं पीछे से उसके बॉडी में वो तलवार यानी राकन्स फैंग आके घुस जाता है और सुहो कहता है अब तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, स्पिन। और ये कहते ही हम देखते हैं वो तलवार पूरी तरह से बहुत ही स्पीड से घूमने लगता है, उसकी बॉडी के और अंदर जाने लगता है। राकन कहता है ब्रोकी क्यों तुम ऐसे बदल चुके हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम राकन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उसके लॉयल थे तुम। ब्रोकी उसकी ये बात सुनता है और राकन की बात सोचता है, राकन को याद करता है और सोचता है क्या मैं राकन को रिस्पेक्ट करता था? पर तभी उसके दिमाग में वही सिंबल को ग्लो होते हुए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आई डोंट नो कि ये जो सिंबल ग्लो हो रहा है गोल्डन कलर से ये आखिर क्या है। आई थिंक कि ये इतारिम का कोई सिंबल या फिर कुछ है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होगा। हम इस सिंबल को फिर से ग्लो करते हुए देखते हैं जो कि उसकी आंखों में ग्लो करता है, और ये करते ही वो फिर से उस तलवार को यानी राकन फैंग को पकड़ता है और कहता है नहीं ये सच नहीं है। वो उस तलवार को उठाता है और ज़मीन पे इतना ज़ोर से मारता है कि वो राकन फैंग पूरी तरह से वहाँ पे टूट जाता है। वो चिल्लाने लगता है और कहता है मेरे अंदर उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, और तब जब मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था मैं बहुत कमज़ोर था, पर अब नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही कमज़ोरों वाली लाइफ जी सकता हूँ? पर दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं, वो राकन्स फैन को ऐसे टूटते हुए देख के चिल्लाने लगता है, चिल्लाता और कहता है फैन, पर वो और कुछ कहता। तभी देखते हैं वहाँ पे वो बीस्ट आके उसे जोर से एक पंच मारता है और कहता है क्या ये समय है उसके बारे में चिंता करने का यू स्मॉल इंसेक्ट? उसकी पंच की वजह से सुहो को बहुत दर्द हो रहा है। वो सोचता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे बोन्स वो क्रैश हो रहे हैं। पर जब मैं ये सोचता हूँ मेरे फादर बाहर
किसी और दुनिया में किसी गॉड से लड़ रहे होंगे। तो ये सोच के मेरे अंदर कुछ पावर जगता है और ये याद आते ही हम देखते हैं सुहो को और गुस्सा आता है। उसके अंदर पावर और ज़्यादा बढ़ने लगता है और तभी वो अपनी पंच को रेडी करता है और उसको और खतरनाक और ज़ोर से पंच मारता है और सोचता है मैं अब फेल नहीं हो सकता। और तभी देखते हैं उन दोनों की पंच की वजह से उस जगह में बहुत ज़ोर से वेव निकलता है जो कि बीरू तक को हिला देता है। वो उसे देखते हुए कहता है यंग लॉर्ड। और तभी दूसरी तरफ देखते हैं राकन्स फैंग जो कि अभी भी गिरा हुआ है, उसमें से अब कुछ और बाहर निकल रहा है। और तभी राकन्स फैंग कहता है पावर मेरे टूटे हुए ब्लेड के अंदर से निकल रहा है। क्या मैं ऐसे ही गायब होने वाला हूँ? द सर्वाइवल ऑफ माई डिसेंडेंट्स, द फ्यूचर ऑफ द फैंग्स। अगर मैं ऐसे सोचूं तो सब कुछ मैं तुम पर इंटरेस्ट करता हूँ संग सुहो। मैं और फाइट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। राकन के फैंग से हम देखते हैं अभी भी ऑरा निकले जा रहा है। दूसरी तरफ तभी बहुत दूर देखते हैं बेरू के हाथ से वो लिटिल पपी वो नीचे उतरता है। धीरे धीरे वो राकन फैंग की तरफ आने लगता है। वो राकन फैंग उसे देखता है और सोचता है लॉर्ड राकन्स का डिसेंडेंट। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बीस्ट अभी भी संग सुहो को पीटते जा रहा है। राकन फैंग उस छोटे से पपी को देखते हुए सोचता है क्या वो संग सुहो की फाइटिंग स्पीड देख के जाग उठा है? अब याद आया जो लास्ट चीज़ मैं कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं उसके अंदर से बहुत सारा ऑरा बाहर निकलने लगता है। और तभी देखते हैं वो डिसेंडेंट यानी वो लिटिल पपी धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और सारा का सारा ऑरा हम देखते हैं उस डिसेंडेंट के पास जाने लगता है। वो सोचता है अब मैं अपना सारा ताकत सब कुछ उस डिसेंडेंट के अंदर डालूंगा। तभी उस राकन फैंग का सारा पावर उस पपी के अंदर समा जाता है। वो पपी चीखने लगता है। तभी दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं अभी भी उसे वो बीस्ट पीटते हुए जा रहा है। बहुत खतरनाक तरीके से पीट रहा है, इतना कि वो अब बहुत ज़्यादा थक चुका है। उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि 2350 में से उसका सिर्फ HP 21 बचा हुआ है। वो सोचता है मैंने सोचा था मैं ताकतवर बन चुका हूँ। वो बीस्ट उसके पास आते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हो, एक इंसेक्ट होने के नाते भी। वो उसकी तरफ आगे आ रहा था। सुहो सोचता है क्या सच में ये इम्पॉसिबल है उसको हराना? वो बीस्ट उसे मारने के लिए वहाँ पे आ ही रहा था और कहता है अब मर जा। सुहो अब अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वो वहाँ से हिलता भी नहीं। पर तभी देखते हैं वो पपी वहाँ से जंप करते हुए आता है और राकन फैंग की हाथ को ही काट लेता है। सुहो उसे अपने सामने देख के पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाता, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बीस्ट यानी ब्रोकी की आंखों में वो सिंबल अभी भी ग्लो कर रहा है। उसकी हाथों में हम देखते हैं अभी भी वो डिसेंडेंट यानी वो पपी की काटने की दाग है, वहाँ से खून निकले जा रहा है और वो पपी अब बहुत बड़ा और ख़तरनाक हो चुका है। वो उसको देख के गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ तभी नोटिफिकेशन आता है डिसेंडेंट ऑफ द फैंग पेस रेस्पेक्ट टू द प्लेयर्स फाइटिंग स्पिरिट। क्या तुम उसे अपना कॉम्पेनियन बनाना चाहोगे? सुहो ये नाम सुन के बहुत चौंकते हुए कहता है क्या डिसेंडेंट ऑफ द फैंग? ये वही है ना? फिर से नोटिफिकेशन आता है रिक्रूट एज ए कंपेनियन। वो वुल्फ वहाँ पे सामने की तरफ देख के गुस्से में गिड़गिड़ाने लगता है। नोटिफिकेशन बार बार उसके सामने अपेयर हुए जा रहा है क्या तुम उसे अपना कंपेनियन बनाना चाहोगे? सुहो बस चौंकते हुए उसका सामने की तरफ देखता रहता है। ब्रोकी सामने की तरफ देखते हुए अपने हाथों को अपने बॉडी को संभालते हुए कहता है ओह राकन का डिसेंडेंट, अब मुझे ये बात बताना पप्पी कि तुमने राकन को अब्जॉर्ब कर लिया है। ये सुन के सुहो उसकी तरफ देखता और सोचता है क्या इसका मतलब राकन फैंग ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है इसको बचाने के लिए। वो नोटिफिकेशन उसके सामने फिर से आता है और वो अब सोचता है वैसे भी मैं पहले से ही राकन के साथ दोस्ती करना चाहता था, दोस्त बनाना चाहता था ताकि मैं उसकी मदद ले पाऊँ, और अब इसे डिक्लाइन करने का कोई सवाल ही नहीं है। और तभी वो उसे एक्सेप्ट करता है और इसको एक्सेप्ट करते ही हम देखते हैं राकन की डिसेंडेंट या फिर उस पपी को और सुहो दोनों को कुछ हो जाता है। सुहो सोचता है कुछ मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है। और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। संग जिनबू ने जब राकन को हरा दिया था तब राकन का यही गार्ड यानी ब्रोकी और डिसेंडेंट दोनों एक साथ थे। ब्रोकी उसे कहता है डिसेंडेंट ये दुनिया ऐसे ही काम करता है, राकन हार चुके हैं और अब हमें और ताकतवर बनना होगा अपने सर्वाइवल के लिए।
वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहता है, बहुत ही हंसते हुए खेलते हुए रहता है। वो पपी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। पर तभी एक दिन उसी पपी को देखते हैं जो कि सामने देख के बहुत डरी हुई है, क्योंकि राकन का गार्ड यानी ब्रोकी हार चुका है कुछ बाहर से आए हुए मेहमान, जिनके सर पे हम वही सिंबल्स को देखते हैं। ब्रोकी कहता है, क्या हो तुम और मुझे अब तक मारे क्यों नहीं हो? पर तभी वहाँ पे एक लेडी स्पिरिट या फिर एंजल जैसा कुछ आती है और कहती है, यही एनफ है तुम्हारा क्वालिफिकेशन के लिए। लगता है कि ये बीस्ट बहुत ही यूजफुल होने वाला है, मैं इसे चूज़ करती हूँ। और तभी देखते हैं वो मनी टाइप किसी चीज़ को ब्रोकी की आंखों के अंदर डाल देता है, और वो डालते ही ब्रोकी चीखने लगता है दर्द में। वही लेडी कहती है, हाय ना ब्रोकी, अब से तुम हमारे लिए काम करोगे। तुम्हारे मिशंस होंगे ह्यूमंस को कैप्चर करना और उन्हें हमारे पास भेजना। जो हमने तुम्हारे अंदर डाला है वो तुम्हें गाइड करेगा और तुम्हारी पावर को और ज़्यादा एनहांस करेगा। और तभी हम वहीं पे उसके पीछे उस पपी को देखते हैं जो कि ब्रोकी की ये हालत देख के बहुत दुखी है, रो रहा है। पर तभी राकन को देखते हैं। राकन उस मनी के अंदर जाते ही चीखने लगता है, उसके अंदर पावर अप होने लगता है। प्रेजेंट में देखते हैं सुहो ये सब देख चुका था और सोचता है, ये सारे मेमोरीज ये तो द डिसेंडेंट ऑफ द फैंग मोनार्क की है। वो लोग जो कि ब्रोकी पर कुछ इम्प्लांट करे थे, आखिर वो कौन है और क्या चाहते हैं? क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है इतारिम से? डिसेंडेंट ऑफ द फैंग वो अब ब्रोकी की बदला लेना चाहता है। और ये सब बातें पता चलने के बाद वो सोचता है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ब्रोकी को हराना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं कैसे हराऊं? मेरे पास उसको हराने के लिए कोई ताकत ही नहीं है। तभी एक नोटिस आता है, एक क्वेस्ट अपेयर हो चुका है, रिक्वायरमेंट एक कंपेनियन की। सुहो ये देखता है, चौंकता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था अब सुहो को फैंग मोनार्क की सारे डिसेंडेंट को ढूंढना ही होगा, जिसमें से एक को वो ढूंढ चुका है। एक नया बॉर्न स्किल उसके पास आया है, और ये इसीलिए क्योंकि उसने फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट के साथ अपने कंपेनियन के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया है। पर तभी उन दोनों को और कुछ होने लगता है। तभी देखते हैं वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है। उन दोनों की बॉडी को देखते हैं जो कि वेपोराइज की तरह होने लगता है। बेरू ये देख के बस सोचता है, ये तो द शैडो मोनार्क से बिल्कुल अलग है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर क्या चीज़ है। ब्रोकी अब अपना पंच मारने के लिए आगे आ रहा था और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगा? और तभी देखते हैं वो वहाँ पे जाके जोरदार एक पंच मारता है। उसकी पंच इतनी ज़्यादा खतरनाक था कि वहाँ पे बहुत जोरदार और खतरनाक एक एयर ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद ब्रोकी देखता है सामने, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी हाथ को किसी ने रोक दिया था। और तभी हम देखते हैं संग सुहो की नया रूप जो कि अपीयर हो रहा था। उसकी बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका है, जैसे कि अब उसे नया एक पावर अप मिल चुका है। जैसा कि गोकू का था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बिल्कुल वैसे ही उसको देखते हैं वो ब्रोकी की हाथ को पकड़ चुका है, वो भी जब वो पंच मार रहा था अपनी पूरी ताकत से। तभी नोटिफिकेशन देखते हैं, बीस्ट पोजीशन लेवल 1, माना रिक्वायरमेंट 1 पर सेकेंड। मतलब हम बोल सकते हैं ये संग सुहो की बीस्ट मोड है। ब्रोकी सोचता है, क्या है आखिर ये? उसने डिसेंडेंट को ही अब्जॉर्ब कर लिया और वो एक के बाद एक उसे पंच मारने लगता है। पर सुहो को हम देखते हैं वो उसकी हर एक पंच को आसानी से डॉच करने लगता है और सोचता है, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, मैं अपनी सेंस को और ज़्यादा शार्पर महसूस कर सकता हूँ। ये सजेस्ट कर रहा है कि मैं ऑप्टिमल मूवमेंट करूँ ताकि मैं डेंजर को अवॉइड कर पाऊँ। और तभी देखते हैं ब्रोकी एक के बाद एक उसके ऊपर पंच मारे जा रहा था, पंचेस की बरसात करता है, पर सुहो उसकी हर एक अटैक को आसानी से डॉच करते हुए जा रहा है। और तभी वो ब्रोकी को एक खतरनाक किक मारता है और कहता है, अब मैं इसे हरा सकता हूँ। उसकी इसी किक की वजह से हम देखते हैं ब्रोकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। ब्रोकी मार खाने के बाद सोचता है, क्या ये आखिर क्या है? क्या ये लड़का वही लड़का है जिससे कि मैं पहले लड़ रहा था? सुहो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उसकी हर अटैक को डॉच करते हुए उसको मारने की कोशिश करता है। पर तभी देखते हैं उसके सर पे फिर से वो सिंबल ग्लो होता है और इसके बाद उसके दिमाग में आता है, नहीं, मैं नहीं हार सकता। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं सब कुछ खो दूंगा। गुस्से में वो सुहो की तरफ आगे बढ़ता है उसे पंच मारने के लिए, पर सुहो भी उसकी पंच को आसानी से डॉच करता है। बेरू ये सब कुछ देख रहा था और सोचता है, माना वो एम्पलीफाइड हो चुका है। ब्रोकी कहने लगता है,
मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह की स्किल की आखिर यूज़ करा है, पर बॉडी का डिफरेंस तो है। एक बीस्ट ही रहता है और तुम तो सिर्फ एक ह्यूमन हो। इन द एंड वही जीतता है जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत हो। वो सुहो को अपने क्लॉ से मारने की कोशिश करता है। सुहो उसकी हर एक अटैक से आप आसानी से डॉज करने लगता है। वो कहता है, कर्स योर फेथ बीइंग एन इंफीरियर ह्यूमन। और तभी देखते हैं वो जब मुक्का मारता है, अब सुहो खुद को पीछे नहीं लेता बल्कि वो भी आगे बढ़ के जोरदार मुक्का उसके ऊपर मार देता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उन दोनों की पंच की वजह से वहाँ पे चारों तरफ खतरनाक आवाज़ होने लगता है और उनके बीच एक अदृश्य दीवार जैसा कुछ होता है। पर अब सुहो की पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं ब्रोकी की हाथ ही पीछे चला आता है। वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके और एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, तुमने मार्शल आर्ट लेवल 1 सीख ली है। अब सुहो भी तैयार होता है उससे फाइट के लिए। बेरू कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने द शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन, द यंग मोनार्क को ये सब कहने के बारे में सोचा ही कैसे। और तभी देखते हैं ये नाम सुनते ही जो ब्रोकी था उसके सर की जो सिंबल था वो ग्लो करने लगता है और उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, ये बंदा है शैडो मोनार्क। इसका मतलब वो उसकी तरफ देख ही रहा था, सामने की तरफ देखता है। पर तभी सुहो को देखते हैं वो अपनी पैरों से उसको बहुत खतरनाक एक हिट करता है जिससे वो पूरी तरह से ज़मीन में धंस जाता है। बाकी ज़मीन पूरी तरह से तबाह हो जाता है, सब कुछ हवा में उड़ने लगता है और ये मार इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बाहर तक आवाज़ आ जाता है। तभी देखते हैं सुहो को अब धीरे धीरे वो फिर से चेंज होने लगता है और उसके अंदर से हम उसी पपी को बाहर निकालते हुए देखते हैं। अब सामने ब्रोकी पड़ा हुआ है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी नाक मुंह और हर जगह से खून निकले जा रहा है। ब्रोकी कहता है, मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होऊंगा। तभी वहाँ पे वही वुल्फ आता है और उसे चाटने लगता है। वो सामने की तरफ देखता है और सोचता है, मुझे अभी भी याद है वो रीज़न जिसकी वजह से मैं स्ट्रांग बनना चाहता था, वो है लॉर्ड ड्रैकन को प्रोटेक्ट करना, जो कि मैं बिल्कुल कर नहीं पाया। आई एम सो सॉरी लॉर्ड ड्रैकन। तभी देखते हैं वो वुल्फ वो भौंकने लगता है। एक के बाद एक वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, तुम हायना ब्रोकी को हरा चुके हो, तुम्हारा लेवल इंक्रीज़ हो चुका है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत धमाकेदार और ख़तरनाक एपिसोड था। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 14 और 15 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उसी हायना या फिर डिसेंडेंट को, वो ब्रोकी को देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। बेरू सुहो वो दोनों भी देख रहे थे। तभी बेरू कहता है, बहुत अच्छा काम किया यंग मोनार्क। वो कहता है, बेरू तुमने सेंस किया था ना ईथरियम की एनर्जी ब्रोकी के अंदर से। तुम्हें पता है मैंने द मोनार्क फैंग के सक्सेसर की मेमोरीज को देखा और उसके अंदर कुछ हंटर या फिर ऐसे ही किसी लोगों को देखा था जिन लोगों ने ब्रोकी के आँख के अंदर कुछ डाला था और उसी के वजह से ब्रोकी ऐसा हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है वही लोग ईथरियम्स के दूत थे और क्यों उन लोगों ने आखिर ब्रोकी पर हमला किया? बेरू कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग ईथरियम की तरफ से आए हैं, क्योंकि जो आउटर गॉड्स होते हैं वो अपने दूत की इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इवेंट्स को ऑल्टर करने के लिए। उनका जो एक्शन होंगे वो बस होंगे इस दुनिया को इन्वेट करने के लिए और कुछ नहीं। ये सब सुन के सुहो कहता है, ठीक है मुझे और जानना है, पर ब्रोकी मर चुका है, हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? बेरू कहता है, यंग मोनार्क और एक रास्ता है, आपको याद तो है ना, मैं किसी भी चीज़ को खाता हूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाता है। तो अगर मैं ब्रोकी की मेमोरीज को एक्वायर कर लूँ उसकी क्रॉप्स को खा के, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना मैजिक भी रिगेन कर सकता हूँ। ये बात सुन के सुहो पहले उसकी तरफ देखता है और फिर उसी हायना की तरफ देखता है। सो गाइस इसका भी कोई नाम नहीं है तो अब से मैं हायना ही कहूँगा, नाम आने के बाद नाम कह दूंगा। देखता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तभी वो उसे बुलाता है और कहता है, मेरे साथ आना चाहोगे? मैं तुम्हें कोई जगह दिखाना चाहता हूँ। वो हायना उसकी तरफ देखता है और तभी देखते हैं वो उसे चाटने लगता है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डेंजन की, यानी वो डेंजन के अंदर, शैडो डेंजन के अंदर जाने वाला है। बेरू को कहता है, बेरू सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बेरू कहता है, यंग मोनार्क आप बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक कि बेरू यहाँ पे ब्रोकी की कॉप्स को खाने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम शैडो डेंजन के अंदर देखते हैं, उसके अंदर बेरू, सुहो और वो हायना आ चुके हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क आप यहाँ पे शैडो डेंजन के अंदर इसे क्यों लेके आए? वो कहता है, क्योंकि फैंग मोनार्क के सक्सेसर को एक जगह चाहिए रुकने के लिए, रहने के लिए। बेरू कहता है, क्या आप उसे यहाँ रहने देंगे? वो कहता है, देखो समझो हम लोग अब दोस्त हैं और वैसे भी
अगर उसके पास कोई गार्डियन नहीं रहा या फिर कोई सेंचुरी नहीं रहा तो वो पागल हो जाएगा। नोटिस आता है, कॉमरेड फैंग सक्सेसर, उसका कोई नाम डिसाइड करो। सुहो उस हाइना को देखते हुए कहता है, क्या मैं नाम रखूं? ठीक है, तुम्हारा कलर है ग्रे, तो फिर आज से तुम्हारा नाम है ग्रे। बेरू ये देख के सोचता है, जैसा फादर वैसा ही बेटा। पर हाइना यानी ग्रे को ये नाम बहुत पसंद आया। सीन शिफ्ट होता कुछ देर बाद हम देखते हैं उसी शैडो डोमेन के अंदर कुछ पार्ट अब ऐसा बना दिया गया है जहाँ पे वो रह सकता है, यानी फैंग्स डोमेन बना दिया गया है और ग्रे को उसका ही डोमेन का मास्टर बना दिया गया है। सुहो बेरू को कहता है, बेरू वो आखिर यहाँ पे खाएगा क्या? बेरू कहता है, उसके अंदर फैंग मोनाक की ब्लड है तो वो कुछ भी खा सकता है जो भी उसके सामने आ जाएगा, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर मॉन्स्टर्स, वो सब कुछ खा सकता है। ये सुन के वो हंसता है और कहता है, सच में अच्छा है, और वैसे भी हमें अभी कुछ मॉन्स्टर है यहाँ पे जिनका टेक केयर करना है, तो अब मैं सब कुछ ग्रे पर छोड़ता हूँ। तभी देखते हैं वहाँ पे एक गॉब्लिन को, और ग्रे उसे देखते ही उसको हमला कर देता है, एक ही बार में मार देता है। और वहाँ पे हम देखते हैं बेरू और सुहो दोनों मिलकर देख रहे थे ग्रे को लड़ते हुए। ग्रे को हम कुछ गॉब्लिन से लड़ते हुए देखते हैं। नोटिस में हम देखते हैं उसे वुल्फ स्लेयर का टाइटल मिल चुका है, जिसके वजह से उसका स्किल और 40% अब बूस्ट हो जाएगा। तभी वो अपना बो कोएस्ट देखता है जिसके अंदर उसे फैंग मोनाक के 8 डिसेंडेंट को ढूंढना होगा और उसके बाद उनके साथ दोस्ती करनी होगी। ये देख के बेरू कहता है, क्या ये मेरे लॉर्ड के पास तो ये कभी नहीं था। मुझे जितना लगता है तुम्हारा जो ये लेवल अप सिस्टम है ये इम्प्रूव वर्जन है जो कि संग जिनवू द शैडो मोनाक के पास था। इसके अंदर का जो खराबपना था वो दूर हो चुका है। वो कहता है, क्या खराबपना? बेरू कहने लगता है, जब संग जिनवू का टाइम यानी वो लेवल अप कर रहा था उसको पहली बार सिस्टम मिला था। वो सिस्टम ऐसे बंदे ने बनाया था जो कि उसे यूज़ कर रहा था, उसकी बॉडी को ताकतवर बना रहा था, वो भी शैडो मोनाक की वेजल के लिए। और अगर ऐसा कभी हो जाता तो फिर संग जिनवू की आत्मा वही मर जाता। पर संग जिनवू ने इससे फाइट की और उसके खिलाफ जाके खुद शैडो मोनाक बना और उसे ही मार दिया। सो अब वो एक ऐसा ग्रेट बीइंग बन चुका है जिसको कि फाइट की लेवल अप की कोई ज़रूरत नहीं है। सुहो कहता है, इसका क्या मतलब है? क्या सिस्टम मुझे शैडो मोनाक बनाना चाहता है? बेरू कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, इस दुनिया में बस एक ही शैडो मोनाक होगा। आई थिंक सिस्टम तुम्हें उस जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें प्रोग्रेस देने की कोशिश कर रहा है एज ए गाइड, और जो भी नए फंक्शंस तुम्हें दिख रहे होंगे वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए होंगे। ये सुन के वो सोचता है। सिस्टम स्टेटस विंडो खोलता है, उसमें हम देखते हैं लेवल 16 तक पहुंच चुका है, उसका HP भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्टेमिना और सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देख के वो सोचता है, अगर ऐसी ही बात है इसका मतलब ये सब कुछ अब सेंस बनाता है क्योंकि मेरे पास कोई क्लास नहीं है। यह तक कि मैं जब लेवल 1 में था उससे अब बहुत ताकतवर बन चुका हूँ और बहुत सारे यूज़फुल स्किल भी मुझे मिल चुके हैं, पर अब भी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और तब अगर ग्रे ना होता और मेरा बॉन्ड स्किल ना होता तो फिर शायद मैं वहीं पे ब्रोकी से हार जाता। अगर सिस्टम मेरे हिसाब से चलने लगे तो शायद मैं सारे क्वेस्ट को पहले ही ख़त्म कर दूँ, और जब मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगा शायद मैं मॉम और डैड से भी मिल पाऊँगा। तभी वो नीचे उतरता है और बेरू से पूछता है, वैसे क्या हुआ? क्या कोई क्लू मिला तुम्हें इथेरिम्स के बारे में? बेरू कहता है, मैंने उसका मेमोरी स्कैन करा था पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें इथेरिम या फिर उसके दूध के बारे में पता चले। पर फिर भी एक ऐसा मेमोरी है जिसमें कि उस आदमी के बारे में बताया गया था जिसने कि हाइना गिल्ड बनाया था, वो भी ब्रोकी के लिए, ताकि वो ह्यूमंस को किडनैप कर पाए। द गिल्ड नेम इज। ये सुन के सुहो कहता है, क्या गिल्ड? रीपर। उसी गिल्ड के अंदर तुम्हें मिल जाएगा इथेरिम्स के बारे में और ज़्यादा खबर। तभी सीन शिफ्ट होता है, उसी गिल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है किसी का फ़ोन बजता है। वो कहता है, ओ हेलो, मैं हूँ तेगू, क्या तुम साउथ ईस्ट में गए थे ना रेड के लिए? फ़ोन से आवाज़ आता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्या तुमने खबर देखा द हाइना इंसिडेंट? ये तुमने तो नहीं किया है ना? वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हाइनास एनिमल्स नहीं होते जो कि जू में रहते हैं? वो बंदा फ़ोन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है, टॉपिक को बदलो मत लिमिन सियांग, मैं तेगू हूँ, याद है ना? वो बंदा कहता है, लिमिन सियांग, मैं ऑलरेडी तुम्हारा कमीशन कंफर्म कर चुका हूँ जो कि हाइना गिल्ड से आता है, द एसोसिएशन तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। ये सुन के वो बंदा कहता है, सो क्या? मैंने तो ये सब कुछ भी नहीं करा, मैं बस अपने लॉयर को बुलाऊंगा और वो लोग सब कुछ टेक केयर करेंगे। पर वो बंदा कहता है, इतना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंट मत हो, हाँ हो सकता है लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पर द एसोसिएशन चेयरमैन
वो इतना इजी ओपोनेंट नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं जब तक वापस आऊँ तब तक तुम सब कुछ फिक्स कर लेना। ये कह के वो बंदा फोन रख देता है। दूसरी तरफ ये बंदा गुस्से में कहने लगता है, क्या उसने हंग अप कर दिया? हाउ डेयर ही। बस ये सब कुछ होने से पहले वो मेरा एक ड्राइवर था। फिर एक दिन ये सब कुछ हुआ और वो एस रैंक बन गया और अब वो मुझ पर ऑर्डर देता है। वो उस टेबल को जोर से मार देता है और तोड़ देता है और उसी बंदे के बारे में बोलने लगता है जिसने कि हाइना गिल्ड के ब्रोकी को मारा था। कहता है उस बंदे के बारे में सिर्फ इतना ही पता चला कि वो मास्क पहनता है और एक यंग लड़का है। अच्छा, फिर भी अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे अटेंशन दूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी देखते हैं पॉकेट से एक बॉल जैसा कुछ निकालता है जिसके अंदर हम कुछ डस्ट को देखते हैं। वो है ली मिन सियांग, रिपर गिल्ड का वाइस लीडर। वो उस बॉल की तरफ देखते हुए कहता है, हंटर सिमुलेंट स्टार डस्ट, एक बार अगर इसका बिजनेस हिट कर गया कोई भी उसके बाद मुझे नीचा नहीं देखेगा। सीन शिफ्ट होता है, शैडो डंजन के अंदर देखते हैं ग्रे अब जितने भी सारे गॉब्लिन्स उसके सामने थे उन सबको मार चुका है। बेरू उसे देखते हुए कहता है, तुम अच्छा फाइटिंग कर रहे हो, और उसे वहाँ पे जितना कुछ खाना था उतना कुछ खाने के लिए कहता है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं फाइटिंग करने के बाद ग्रे बदल भी चुका है, जो कि सुहो को थोड़ा सा अजीब लगता है। नोटिफिकेशन आता है, ग्रे ने एक्सपीरियंस पॉइंट इतना ज़्यादा गैदर कर लिया है, वो अब प्लेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये देख के वो बेरू से कहता है, मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी ग्रे की वजह से, क्या ये नॉर्मल है? बेरू कहता है, ओह ऐसा है, मुझे ये बिल्कुल श्योर तो नहीं है, मगर मुझे जितना लग रहा है कि ये शैडो सोल्जर जैसा ही है। जैसे कि शैडो तुम्हारे लिए फाइट करते हैं वैसे ही ग्रे भी है। ये सुन के सुहो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो अब से मैं ग्रे को बस फाइटिंग करने ही दूंगा। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें नोटिफिकेशन आता है, डेली क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, तुमको 100 गॉब्लिन को मारना होगा, गॉब्लिन डिक्यूरियन 10 को मारना होगा और गॉब्लिन सेंचुरियन 1 को मारना होगा। ये देख के सुहो कहता है, क्या डेली क्वेस्ट? ये मुझे कह रहा है कि मुझे गॉब्लिन्स को मारना होगा। अगर ये एक क्वेस्ट है इसका मतलब यहाँ पे जरूर कोई रिवॉर्ड होगा और ऐसा मुझे शायद हर दिन मिलेगा। पर यहाँ पे 100 गॉब्लिन्स को ढूंढना, वो भी इतने बड़े एरिया में, वो क्या आसान होगा? तभी वो इन्वेंट्री को खोलता है और उसमें गॉब्लिन्स के हॉर्न को देखता है। इसे देख के वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने जब पहली बार फाइट हुई थी गॉब्लिन से, वहां से उसने उठा लिया था। और तभी देखते हैं वो गॉब्लिन हॉर्न को बजाता है और हमें पता है गॉब्लिन हॉर्न बजने से क्या होता है। आसपास जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे वो उसकी तरफ आने लगते हैं और आते ही वो सब कोई मिलके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सुहो ये देख के खुश होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। बेरू कहता है, आपने गॉब्लिन हॉर्न का यूज किया, सच में ये अमेजिंग था। तभी देखते हैं अब सुहो फाइट के लिए तैयार होता है और एक एक करके सारे जो गॉब्लिन्स थे उसके सामने बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। और उनको इतना आसानी से मारने के बाद वो सोचता है, अब लगता है गॉब्लिन्स वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं जिनको कि मुझे हराना है। उसके सामने हम गॉब्लिन की एक पूरी आर्मी को देखते हैं। वो उनको देखते हुए सोचता है, अरे यार इनको एक एक करके नहीं, एक साथ आना चाहिए। और तभी उसने जितने गॉब्लिन्स को मारा था उन सब को कहता है, अराइज। और ये कहते ही सारे के सारे गॉब्लिन्स उठता है, तैयार होता है फाइट के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब सुहो, उसके शैडो सोल्जर्स, गॉब्लिन्स, ग्रे भी सभी से लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, 100 में से 107 को मार दिया गया है, 10 में से 10 डिक्यूरियन और 1 सेंचुरियन को मार दिया गया है। फाइट करने के बाद हम देखते हैं अब ग्रे की हालत बहुत ख़राब है, वो थक चुका है क्योंकि 3 घंटे से फाइट करे जा रहा है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया है, द कंप्लीशन रिवॉर्ड वो अराइव हो चुका है, क्या तुम अपने रिवॉर्ड को चेक करना चाहोगे? सुहो ये देखता है और सोचता है। बेरू पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है यंग मोनक? सुहो ये देख के कहता है, क्वेस्ट डेली तो वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, ऑफ लग रहा है, सारे कंडीशन मीट होने के बाद भी कुछ तो अजीब है। तभी वो स्माइल करता है, कहता है, क्या इसका मतलब इसके अंदर और एक हाइडन सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ये टेस्ट करना चाहता है कि मैं और कितना फाइट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ग्रे ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि उसे अब और लड़ना होगा। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 100 में से 200 गॉब्लिन्स को मार चुका है, 10 में से 20 को और 1 में से 2 डबल कर चुका है जितना भी रिक्वायरमेंट था। अब ग्रे की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने द हाइडन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है,
तुम्हें और ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले हैं, क्या एक्सेप्ट करना चाहोगे? ये देख के हम देखते हैं सुहो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ ग्रे की हालत और ज़्यादा खराब है। वो रिवॉर्ड्स को चेक करता है जिसमें कि पहले रिवॉर्ड नंबर 1 पे हेल्थ रिस्टोरेशन था, दूसरे पॉइंट पे एबिलिटी पॉइंट्स को 3 पॉइंट तक बढ़ाना था और तीसरे ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स या फिर कास्ट रैंडम बॉक्स ये था। वो पहली रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है और साथ ही में अपना बॉडी पूरी तरह से हील कर लेता है और सोचता है मैं बिल्कुल वैसे ही रिकवर हो चुका हूँ जैसा कि जब मैं लेवलिंग करना शुरू करा था। मैं शायद इस रिवॉर्ड को रख सकता था बाद के लिए जब मैं फिर से जट हो जाऊंगा। सेकेंड रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, उसके हर एक पॉइंट अब 3 पॉइंट करके बढ़ चुका है और फाइनली वो अपने लूट बॉक्स को देखता है। इनमें से कोई एक उसे मिलेगा। ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स उसे वो देगा जो वो विश करता है और कस्ट में उसे वो मिलेगा जिसकी कि उसे नीड होगा। सुहो सोचता है जो मैं विश करूँगा वो मुझे मिल जाएगा, पर ऐसा बहुत कुछ है जो कि मैं विश करता हूँ तो फिर ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। शायद मैं जो विश करता हूँ वो मुझे चाहिए ही नहीं होगा, बाद में उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर ठीक है, कर्स रैंडम लूट बॉक्स। वो उसको खोलता है। खोलते ही हम देखते हैं उसमें से बॉल्कन की हॉर्न के साथ एक गंटलेट निकालता है जिसका कि डिफिकल्टी लेवल अननोन था, अटैक पावर 40 था। ये देख के सुहो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उन गंटलेट को पहन लेता है और तब उसका जो फिजिकल डैमेज था वो अब 30% कम होगा उसे। इसका मतलब है वो अब और डिमंस को हंट कर पाएगा। वो कहता है ये कुछ ज़्यादा ही हैवी है तो फिर अब मेरे सारे पॉइंट वो मुझे स्ट्रेंथ पे ही लगाना होगा। और तभी देखते हैं उसके जो पॉइंट्स थे 35 से 45 तक पहुंच जाता है। तभी सुहो हंसता है और कहता है नाउ अगर मैं और डिमंस को हंट करूं तो फिर मैं अपनी वेपन को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूं। तभी वहाँ पे स्टेटस विंडो ओपन होता है। द ट्रस्ट लेवल ऑफ कंपेनियन ग्रे वो बदल चुका है रिस्पेक्ट और फियर में। ये देख के सुहो को समझ में नहीं आता। बेरू समझाता है माय लॉर्ड काकुरंग। काकुरंग मतलब उसका जो नया रूप है उसका नाम है। वो कोई शैडो सोल्जर नहीं है, उसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना नहीं है। सुहो कहता है ओह सॉरी, आज के लिए तुम रेस्ट ले लो, मुझे भी कुछ काम है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो शैडो डेंजन से बाहर आ चुका है। आते ही वो बेरू से पूछता है वो गिल्ड जिसके बारे में तुम बता रहे थे वो हाइना गिल्ड के साथ एसोसिएट है, उस गिल्ड का नाम रीपर गिल्ड था है ना? बेरू कहता है इंडीड। तभी वो सोचता है ठीक है, अब मैं अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे चालू करूं? तभी वो अपने मोबाइल को देखता है जिसमें कि नोटिफिकेशन आया था इंस्ट्रक्टर हायुंग की तरफ से, जहाँ पे लिखा हुआ था सुहो प्लीज प्लीज मदद करो, प्लीज प्लीज प्लीज। सीन शिफ्ट होता है सियोल स्टेशन फील्ड में। देखते हैं वहीं पे हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर को जो कि सुहो को आने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है मुझे एक डेंजन के अंदर जाना था आज कलेक्टर के हिसाब से, पर हमारे पास जितने भी कलेक्टर्स थे वो सारे के सारे मिसिंग हैं। जितना कि मुझे लगता है वो लोग शायद कहीं और गए होंगे और साथ में बैठ के पी रहे होंगे। सो उन्हें इतना गुस्सा करते हुए देख के कहता है ठीक है मैं मदद कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के तभी देखते हैं इंस्ट्रक्टर उसे वही ड्रेस देता है जो कि उसने पहना हुआ था। वो कहता है क्या ये पहनना ज़रूरी है? वो कहता है हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम माइनर्स से भी और ज़्यादा डेंजरस जगह में जाने वाले हैं। माइनर्स का काम बस होता है माइन करना, पर हम उनके पीछे पीछे रहते हैं और वो जिन्हें मारता है हम उनके पीछे कलेक्ट करते रहते हैं। और इसीलिए कलेक्टर्स उनको हमेशा तैयार रहना होता है। वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉन्स्टर आके उन पर भी हमला कर सकता है जिसकी वजह से इंजरीज हो सकता है। तो ये जो गियर है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जो हंटर्स आने वाले थे वो हंटर्स आ चुके हैं। एक बंदा देखते हुए कहता है क्या इतने लो नंबर ऑफ कलेक्टर्स, इतने कम क्यों है? इंस्ट्रक्टर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, जितने भी सारे कलेक्टर्स थे वो सारे के सारे मिसिंग हैं। ये देख के वो बंदा उस पर गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है तुम दोनों मिलके क्या कर लोगे? तुम्हें पता भी है रिपर गिल्ड ने कितने सारे पैसे दिए होंगे इस टिकट को पाने के लिए। उसे ऐसे डांट के जाने के बाद इंस्ट्रक्टर सुहो के पास जाता और कहने लगता है यहाँ तक कि मैं कलेक्टर टीम का टीम लीडर भी नहीं हूँ, सुहो इनको कोई सबक सिखा दो। सुहो उनको जाते हुए देखता है और कहता है 4D रैंक मेजेस, 5D रैंक कॉम्बेटेंट्स और 1 C रैंक हीलर। वही आदमी जो कि डांट रहा था उसे, जोर से बातें कर रहा था, वही इस पार्टी का लीडर है, एक हीलर। कर्स रैंडम बॉक्स, उसको तो मुझे वो देना चाहिए था जिसके कि मुझे ज़रूरत हो, पर यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिमन मुझे मिलेगा। और अभी इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहे थे अपने सारे मेंबर्स के डिसअपियर होने के बारे में, और यहाँ तक कि फील्ड टाइप डेंजन ये भी ऑन करा जाता है रिपर गिल्ड के द्वारा। क्या ये सब कोई कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। वो लोग धीरे धीरे उस गिल्ड के अंदर एंटर करने लगते हैं
तभी देखते हैं गिल्ड के अंदर एक इंसान को जलते हुए, वो भी ब्लू फ्लेम में, और उस इंसान को 3 मॉन्स्टर मिलके जला रहे थे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सोचता है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ डेंजरस होने वाला है। अब आगे क्या होगा? क्या वो मॉन्स्टर उन्हें आके मार देंगे या फिर सुहो सबको बचा पाएगा फिर से? एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उन्हीं सारे हंटर्स को। एक बंदा फायर को ब्लो अप करता है और कहता है चलो अब सभी फाइट के लिए तैयार हो जाओ। सब अब फाइट के लिए तैयार होते हैं अपने अपने हथियार और अपने अपने इक्विपमेंट के साथ। तभी देखते हैं लिजर्ड टाइप बीस्ट जो कि उनके तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा पीछे देखते हुए कहता है कलेक्शन टीम, अब जब कोई भी काम नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है तुम्हें करने के लिए तो फिर हमारे साथ रहो, हमारे पीछे पीछे रहो और जल्दी से काम शुरू करो। इंस्ट्रक्टर कहता है वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे पीछे जाए। दूसरी तरफ सुहो सोचता है क्या एक लिजर्ड बीस्ट? मैंने सोचा था कोई डिमन टाइप बीस्ट आएगा क्योंकि लूट बॉक्स ने मुझे तो बॉल्कन के हॉर्न दिए थे। फिर भी उनको लड़ते हुए देखना, एक साथ लड़ते हुए देखना बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। शायद ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं सीख लूँ कैसे एक साथ मल्टीपल हंटर्स के साथ कोऑपरेट करके फाइट करा जाए, एक साथ फाइट करा जाए। तभी देखते हैं वो अपना शैडो डेंजन की निकालता है और कहता है राइस, और ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पे एक साथ सारे के सारे शैडो सोल्जर्स जो उसके पास थे वो आ जाते हैं। उन्हें देखते हुए वो सोचता है जितना मेरा इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ रहा है मेरा शैडो सोल्जर्स की लिमिट भी बढ़े जा रहा है। कम से कम अब तक मैं 7 तक तो रख सकता हूँ अपने पास। दूसरी तरफ देखते हैं लिजर्ड टाइप बीस्ट को मारने के बाद वो बंदा सामने देखता है और कहता है लगता है कि ये जगह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, चलो अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। दूसरा बंदा पीछे से कहता है क्या अभी? ये सुन के वो बंदा कहता है हाँ अभी, क्योंकि हम अगर चाहे भी तो आगे नहीं जा सकते क्योंकि कलेक्टर्स टीम वो सिर्फ 2 ही आए हैं और वो मदद नहीं कर सकते। वो यहाँ पे हमें होल्ड बैक करने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते। पर तभी जब वो पीछे देखता है, देखते ही पूरी तरह से शॉक होता है क्योंकि कलेक्टर्स की काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो भी शैडो सोल्जर्स की मदद से। वो सामने देखते हुए सोचता है क्या कलेक्टर्स की काम वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? वो वहाँ पे देख के चौंकते हुए सुहो को कहता है क्या ये सब तुम्हारे हैं? सुहो कहता है हाँ। और तभी ये सुनते ही वो बंदा उसके हाथ पकड़ता है और जोर से कहने लगता है प्लीज हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव कलेक्टर बन जाओ, हमारे अटैक स्क्वाड के लिए प्लीज। सुहो कहता है हाँ वैसे मैं सोच ही रहा था मेरा काम कंटिन्यू करूँ एज ए कलेक्टर। वो कहता है ऑफ कोर्स जो सैलरी तुम्हें मिलेगा वो हाईएस्ट होगा अब तक की कलेक्शन इंडस्ट्री में, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीछे से एक बंदा बुलाता है कैप्टन यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम हो चुके हैं, हमें एक डेड बॉडी मिला है वो भी सिविलियन का। ये सुनते ही वो पीछे देखता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक इंसान की बॉडी जो कि पूरी तरह से जली हुई है। वो बंदा वहाँ देखता है और कहता है क्या सच में ये एक डेड बॉडी है? दूसरा बंदा कहता है हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है, ये एक सिविलियन है, पर हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जो कि फायर की यूज करते हैं, वो भी सिविल स्टेशन में। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर सुहो को कहता है सुहो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सुहो कहता है हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, देख के ऐसा लग रहा है कि ये मिस्टबॉर्न है। ये सुन के वही बंदा कहता है क्या मिस्टबॉर्न? वही नई स्पीसीज जो कि ब्लू फ्लेम से जलते हैं? वो कहता है हाँ मैं श्योर हूँ क्योंकि हमने इनका सामना किया था। कुछ देर बाद तभी और कई लोग कहते हैं कैप्टन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डेड बॉडीज है। ऐसे ही करते करते बहुत सारे जगह पे उनको डेड बॉडीज मिलने लगता है। ये सब देख के ये एक बंदा कहता है कैप्टन क्या हमें ये सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए हंटर एसोसिएशन को? वो बंदा सोचने लगता है सर्टेनली ये अजीब तरह के फिनोमेनन है, पर फिर भी ये जो कॉप्स है ये डेड बॉडीज है ये सिविलियंस के हैं ना कि हंटर के, और वैसे भी हमारे पास डी रैंक और सी रैंक एवेकन बींग्स है तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी कहता है चलो आगे बढ़े, कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये सुनते ही सुहो बहुत हैरान होता है, सोचता है क्या ऐसे सिचुएशन में वो आगे जाना चाहता है, यहाँ तक कि वो वार्न भी करता है ये डेंजरस है। पर वो बंदा कहता है हे मैं इस टीम का लीडर हूँ और मैं डिसीजन लूँगा जो भी लूँगा, कलेक्शन टीम का बस काम है यहाँ पे आना और क्लीन अप करना, तो फिर जल्दी हमें फॉलो करो। इंस्ट्रक्टर भी कहता है सुहो क्या हमें सच में फिर से मिस्टबॉर्न का सामना करना पड़ेगा? सुहो कहता है आपके पास स्प्रिंटिंग स्किल तो है ना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम यहाँ से भाग जाएंगे, शायद कुछ डेंजरस होने वाला है। कुछ देर बाद देखते हैं वो सब अब आगे जाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है,
हम उन्हीं बीस्ट के पास देखते हैं। वहाँ पे कई सारे इंसानों को देखते हैं जो कि जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और बहुत सारे बीस्ट उनको देख रहे हैं। तभी उनमें से एक बीस्ट कहता है, द फायर पावर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बाय द वे, फायरवुड सप्लाई वो कैसा चल रहा है? दूसरा बंदा कहता है, ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं सप्लायर्स के साथ। वो अब फायरवुड इतने भी स्मूथली सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया, फायरवुड मतलब यहाँ पे जो किडनैप करके इंसानों को दिया जाता था, उन्हीं के बात यहाँ पे करा जा रहा है। लगता है कि मुझे जाके अब उस बंदे से पूछना ही पड़ेगा कि हमारे लिए एक नया सप्लायर ढूंढ के दे। वही बंदा कहता है, हाँ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे काम बहुत स्लो हो जाएंगे, हम प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे, और हमारा जो स्टारडस्ट बनाने का प्रोडक्शन है वो बहुत बहुत पीछे रह जाएगा बाकी फैक्ट्रीज से। तभी उसी बीस्ट को ऊपर से कुछ महसूस होता है। वो कहता है, मैं किसी के प्रेजेंस ऊपर महसूस कर पा रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है, क्या ये कोई हंटर है? वैसे भी ये बहुत अच्छा समय है, हमें वैसे भी फायरवुड की ज़रूरत है। तभी एक बंदा कहता है, ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, तुम सैक्रिफाइस और समन की तैयारी करो। दूसरा बंदा कहता है, यंगेस्ट ब्रदर, तुम्हें पता है उनको जिंदा यहाँ पे लाना है। वो बंदा आगे जाने लगता है, उसके हाथ में बहुत बड़ा सा एक हथियार देखते हैं। वो कहता है, हाँ बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन्हीं सारे हंटर्स को जो कई सारे बीस्ट को मार चुके हैं। अब वो बंदा यानी टीम लीडर हिल करते हुए कहता है, ये देख के ऐसा लग रहा है हमारा काम सक्सेसफुल हुआ, हमारा यहाँ आना फायदेमंद रहा। दूसरा बंदा कहता है, हाँ बॉस, ये एक बहुत अच्छा हंटिंग था। वही कहता है, हाँ अगर हमारे पास ऐसे स्किल्ड कलेक्टर्स हो तो फिर तो और आसान हो जाएगा। फाइनली शायद मैं अब कुछ सेविंग कर पाऊँ। और तभी अपने पॉकेट से वो एक बॉल निकालता है और दिखाते हुए कहता है, क्या तुम सबने कभी स्टारडस्ट के बारे में सुना है? ये देख के वो लोग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, बॉस आपके पास स्टारडस्ट, ये कैसे आया? मैंने सुना है कि इससे लोगों की पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। वो कहता है, हाँ ये तो मैंने भी सुना है, पर यह सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही रहता है। पर हाँ, लोग कहते हैं कि ये लोअर रैंक को एक लेवल पूरी तरीके से बढ़ा सकता है। अगर मैं ये ले लूँगा तो शायद मेरा मैजिक पावर सी या फिर उससे भी हायर चला जाए। पर तभी वहाँ पे उसी बीस्ट को आते हुए देखते हैं, जो कि उसको देखते ही इंस्टेंटली उसके पास आता है। उसका ऑरा महसूस करते ही वो बंदा पूरी तरह से शॉक होता है, पर कुछ समझने से पहले ही वो बीस्ट कहता है, उफ्स मैंने तुम्हें मार दिया। और तभी देखते हैं वो अपने डबल एज स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है और कहता है, अरे नहीं, मुझे तो इन लोगों को जिंदा कैप्चर करना होगा। उसका मार इतना ज़्यादा खतरनाक था, उस टीम लीडर के पास से उसका स्टारडस्ट की जो बॉल था वो गिर जाता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है। अब वो उस बीस्ट को देखते हुए डर जाता है। वो बीस्ट कहता है, एक डबल एज स्वॉर्ड वो मारता नहीं है। दूसरी तरफ उसको देखते ही सारे लोग बहुत डर चुके हैं। कहते हैं, क्या डीमॉनिक बीस्ट? अब देखते हैं वो बीस्ट एक एक करके सबको धीरे धीरे मारते हुए जाता है, सबके ऊपर अटैक करते हुए जाता है। तभी कुछ देर बाद वो गिनता है, 1 2 3। तुम सब मिलके टोटल 10 होते हो। द ओपोनेंट वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, पर 10 लोग हमें नहीं चाहिए। और तभी देखते हैं वो अपने पास से भी स्टारडस्ट की उसी सेम तरह की बॉल निकालता है। उसके हाथ में स्टारडस्ट देख के सारे के सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्या स्टारडस्ट? मॉन्स्टर्स वो भी स्टारडस्ट कंज्यूम कर सकते हैं? वो मॉन्स्टर कहता है, करेक्ट। और ये देखते ही वो सारे हंटर्स उसके पास भागने लगते हैं उसे मारने के लिए और कहते हैं, स्टारडस्ट की इफेक्ट आने से पहले ही उसको मार दो, एवरीवन चार्ज। वो सब उसको मारने के लिए जाते हैं। तब तक वो बंदा स्टारडस्ट को कंज्यूम कर भी चुका था। और तभी देखते हैं एक एक करके वो सबको वहाँ पे मारने लगता है, सबको स्लैश करे जा रहा है। तभी वहाँ पे जिसके पास फायर पावर था वो उसको मार देता है। वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सब चिल्लाने लगते हैं, क्या लाइट? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सबको चिल्लाते हुए देखते हैं वो बंदा अंधेरे में भी सबको मारते हुए जा रहा है। तभी देखते हैं वहाँ पे सबको लगभग उसने मार दिया है या फिर इंजर्ड कर दिया है। और तभी देखते हैं वो उसी टीम लीडर को खींच के ले जा रहा होता है। और वहीं पे हम धीरे धीरे सबको देखते हैं, सब गिरे हुए हैं, मरे पड़े हैं। वो बीस्ट कहता है, फायरवुड सिक्योर्ड।
पर तभी देखते हैं सुहो के पास एक नोटिफिकेशन आता है, एक क्वेस्ट ट्रिगर्ड हो चुका है। क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, रेस्क्यू द सर्वाइवर्स। बहुतों को डीमंस ने कैप्चर कर लिया है, उनमें से जितना हो सके उतनों को रेस्क्यू करो। रिवॉर्ड डिपेंड करता है सर्वाइवर्स के ऊपर। करंट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 7, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स रेस्क्यूड 0। मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग थे तो उनमें से शायद उसने 3 या फिर 1 को मार दिया है, क्योंकि आई डोंट नो कि यहाँ पे वो सुहो और इंस्ट्रक्टर को गिना था कि नहीं। ये नोटिफिकेशन देखते सुहो उस तरफ देखता है और कहता है, डीमन मैं आ रहा हूँ। सो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड के शुरू में हम संग सुहो को देखते हैं। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वो बेरू की तरफ देखते रहता है। बेरू कहता है, क्या हुआ लिटिल लॉर्ड? वो कहता है, एक क्वेस्ट अपेयर हुआ है, ऐसा लग रहा है आसपास कोई किडनैपिंग हो रहा है। क्वेस्ट में लिखा हुआ है जितने लोगों को मैं बचाऊंगा उसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। शायद लोग यहाँ पे जल्दी खतरे में पड़ने वाले हैं। और तभी वो वही इंस्ट्रक्टर यानी हायोंग को कहता है, हायोंग मुझे लगता है कि रेड पार्टी के साथ कुछ हुआ है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर जाना होगा। ये सुन के हायोंग बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या? तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, ये मेरा गट फीलिंग बोल रहा है, पर मैं गॉब्लिन्स को निकाल रहा हूँ, वो तुम्हें एग्जिट के रास्ता दिखा देंगे। हम देखते हैं उसे गॉब्लिन्स धक्का देने लगते हैं आगे बढ़ने के लिए। तभी वो कहता है, रुको 1 मिनट रुको। सो तुम्हारे बारे में क्या? सो कहता है, मुझे वहाँ पे जाना होगा और रेड पार्टी को चेक करना होगा, वो लोग ठीक है कि नहीं। ये सुनते ही वो बहुत हैरान होता है। तभी शांत होता है, अपने आप को समझाते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी अगर मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हारे रास्ते में ही आऊँगा, तो फिर मैं चाहता हूँ हंटर एसोसिएशन को मदद के लिए बोलता हूँ। ये सुन के सुहो कहता है, थैंक यू हायोंग, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद उसके जाने के बाद तभी हम देखते हैं वो ग्रे को बुलाता है। उसकी शैडो के अंदर से हम देखते हैं ग्रे ग्राउल करता है और तभी इंस्टेंटली उसका रूप चेंज हो जाता है, यानी वो दोनों अब मर्ज हो चुके हैं। उसके हाथ में हम उसी गंटलेट को देखते हैं, यानी बॉल्कन के हॉर्न से बने हुए गंटलेट को। वो कहता है, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से जाना होगा। और ये कहते ही वो जल्दी से जल्दी बहुत ही स्पीड से दौड़ता है वहाँ पे जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम रास्तों को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसी रास्तों में चारों तरफ खून गिरा हुआ है। और तभी हम देखते हैं इस रेड की टीम लीडर को, जिसकी की हालत बहुत ख़राब है, नाक मुंह से हर एक जगह से खून निकल रहा है। उसको लाते हुए वही डीमन कहता है, फायरवुड सिक्योर्ड। दूसरा भाई कहता है, वाह तुम यहाँ पे बहुत जल्दी आए मेरे भाई, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तुम्हें पता है गेट जल्दी ही ओपन होने वाले हैं और डीमन भी जल्दी ही यहाँ पे समन होने वाले हैं। वो कहता है, मैं फास्ट हूँ, मैं जीतता हूँ। दूसरा भाई कहता है, ठीक है, तुम्हारे जीत की खुशी में चलो क्यों ना हम काम और जल्दी करें। पर ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास फायरवुड की अब बिल्कुल कमी नहीं है। अब हम इस वाले स्टारडस्ट की बैच को पूरी तरीके से बना पाएंगे, इसमें अब कोई गड़बड़ नहीं आएगा। ये सुन के जो मेन ब्रदर था उसके आंखों में हम ग्लो होते हुए देखते हैं, वैसा ही जैसा कि हमने ब्रोकी की आंखों में देखा था। वो कहता है, द पॉइजन जो कि डीमन सीक्रेट आर्ट के थ्रू पास डाउन होता है, ब्लड रेज पॉइजन, जिसकी वजह से अवेकन पॉइजन इंस्पायर होता है। और उसके हाथ में हम उसी स्टारडस्ट के बॉल को देखते हैं और वो उसे देखते हुए कहता है, यही है स्टारडस्ट। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, द ओरिजिनल ब्लड रेज पॉइजन वो इतना ताकतवर है कि वो दूसरों की मैजिकल पावर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कराता है, पर इसका एक बहुत बुरी साइड इफ़ेक्ट है कि ये यूज़र की लाइफ फॉर्म को भी चूस लेता है। और इसीलिए ये एक अमेजिंग फार्मूला है कि हमने जो हेल फायर है उसको मिस्ट वन के फ्लेम से बदल दिया, और अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम हो चुका है। और ये जितना कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, सब कुछ उन्हीं दूत की वजह से है, उन्हीं भगवान के दूत की वजह से जिन्होंने कि हमें ये रेसिपी दिया। यहाँ तक कि जो मासू क्रीचर्स होते हैं वो सोल्स को करप्ट करते हैं और उनको माइंडलेस मॉन्स्टर में तब्दील कर देते हैं, उनको भी यहाँ पे उन्हीं भगवान के दूत ने लाया है। और इसी की वजह से हम जैसे लोअर डिमंस भी अब ताकतवर हो पाए हैं, हमें भी ताकतवर होने का मौका मिला। ये सुनते ही दूसरा भाई कहता है, अग्रीड। और तभी देखते हैं उसी बंदे को फिर से सेंस होता है एक हंटर के आने की। ये सुनते ही मेन बंदा यानी दूसरा भाई कहता है, क्या यहाँ पे अभी भी कोई हंटर बचा हुआ है? वो कहता है, नहीं, पर शायद लगता है कि ये कोई नया हंटर है
और तभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। वो दरवाज़ा इंस्टेंटली हम देखते हैं बाहर से उड़ के अंदर की तरफ आता है और वहीं पे हम सुहो को देखते हैं जो कि उस दरवाजे में इतना ज़ोर से लात मारा था कि उसका एक गेट बहुत तेज़ी से उड़ने लगता है। और तभी जो डिमन सारे हंटर्स को मारने के लिए गया था उसी डिमन को देखते हैं वो उसी दरवाजे की गेट को काटते हुए सुहो की तरफ आगे बढ़ता है। सुहो अब अंदर आ चुका है। इस जगह को देखते हुए कहता है क्या यही वो जगह है ना। पर वो जब सामने देखता है पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि उसके सामने वो बहुत खतरनाक टाइप डिमंस को देखता है और सोचता है क्या ये सब डिमंस है। मोरोवर मैं और इससे भी भयानक जो मैं इनके पीछे देख रहा हूँ, ये सब आखिर क्या है। क्या इन लोगों ने अलग अलग बहुत सारे मिस्ट बांध को बांध के रखा है। क्या ये लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं, आखिर क्या है ये। पर तभी जब वो नोटिस को देखता है वहाँ पे लिखा हुआ था करंट नंबर ऑफ सर्वाइवल्स 7, नंबर ऑफ रेस्क्यूड सर्वाइवर्स 0। ये देख के उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। पर तभी वो और कुछ सोचता, उस डिमन की ब्लेड उसके गर्दन तक पहुंच चुका था पर इंस्टेंटली वो झुक के उस डिमन की ब्लेड को डॉज करता है। ये देख के वो डिमन खुद बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी सुहो उसकी तरफ देखते हुए कहता है जितने भी डेड हंटर्स को मैंने रास्ते में आते हुए देखा, क्या ये सब भी तुम्हारी ही करतूत है। और तभी देखते हैं वो उस डिमन को बहुत खतरनाक एक पंच करता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर पीछे खिसक जाता है। और ये देख के अब वो दोनों भाई उनके हाथ में स्टारडस्ट की गोली देखते हैं। बोल लेते हुए कहते हैं लगता है भाई हमें भी अब फाइट में उतरना ही पड़ेगा। और तभी देखते हैं वो उस गोली को खा लेते हैं। सुहो उसी डिमन से अभी भी लड़ते हुए जा रहा है पर तभी वहाँ पे आवाज़ आता है यंगेस्ट आ जाओ बाहर से। तभी सुहो बहुत चौंकता है। उसी डिमन को देखते हैं उसकी हाथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। वो बहुत खतरनाक तरीके से सुहो के ऊपर वहाँ पे एक पंच मारता है जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन तक फूट जाता है। पर सुहो को देखते हैं वो आसानी से उसकी उस अटैक को डॉज करते हुए साइड होता है, पीछे की तरफ आता है। पर तभी वो और ज़्यादा चौंकता है क्योंकि उसके पीछे हम दूसरे डिमन को देखते हैं यानी दूसरे भाई को देखते हैं। वो अपने हाथों में कुछ मैजिक या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पैदा करता है और उसी से हम देखते हैं वो सुहो पर हमला करता है जिससे सुहो की पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगता है। सुहो की हालत भी अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो सोचता है ये तो। पर तभी वो कहता है और उसके ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे उसके जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे वो अपीयर हो जाते हैं और उन सारे मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। पर उसको ये बात करते हुए देख के, ऐसे करते हुए देख के उनको बहुत बहुत हैरानी होता है। एक भाई देखते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी भी सुहो को पकड़ा हुआ है। पर तभी देखते हैं सुहो उसे अपने हाथों से पकड़ता है और जोर से दूर फेंक देता है। अब ये देख के सारे भाई आपस में बातें करने लगते हैं भाई ये क्या ये वही। दूसरा भाई कहता है हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि हम अपने सामने शैडो मोनार्क्स को देख रहे हैं। ये वही दिन था जब हमारी पूरी जाति यानी डीमन रेस पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पर हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बंदा शैडो मोनार्क से अभी भी बहुत बहुत कमज़ोर है। पर फिर भी हम देखते हैं वो उन सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ सुहो को हम वही खड़े हुए देखते हैं। वो लोग अभी भी फाइट करते हुए कहने लगते हैं अगर ये शैडो मोनार्क नहीं है तो डरने की भी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं, वो सोचता है वो लोग ब्रोकी से बहुत कमज़ोर है पर अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर वो लोग साथ में ऐसे ही लड़ते रहे। और वैसे भी अब मैं गॉब्लिन्स को यानी अपने शैडो सोल्जर्स को बार बार रेस्क्यू नहीं कर सकता, बार बार जिंदा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा बहुत सारा माना वेस्ट हो जाएगा। तो फिर लगता है कि अब मुझे वही मेथड का यूज़ करना होगा। और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेरू कहता है माय लॉर्ड आपने जितना कहा था मुझे जितना ज़रूरत था उसकी यादों को देखने के लिए मैंने उतना कॉप्स खा लिया है। और वैसे भी शैडो सोल्जर्स उतने ही ज़्यादा कमज़ोर होते जाता है जितना कि उनके मरने के बाद टाइम होता है। पर वैसे क्या कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप ऐसा करना चाहते हैं। सुहो को देखते हैं, वो उस तरफ देखते हुए कहता है नहीं बस ऐसा है कि ब्रोकी जब लड़ रहा था मुझसे उसने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वो जब लास्ट फाइट कर रहा था वो रिग्रेट से भरा हुआ था क्योंकि वो खुद इतारिम के कंट्रोल में था
और इसीलिए अब मैं उसे शैडो सोल्जर बना के उसे एक वॉरियर बना सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ग्रे भी ये सुन के बहुत खुश होता है और ग्राउल करता है। तभी देखते हैं वो ज़मीन पे यानी अपने शैडो पे चाबी को लगाता है और लगाते ही वो कहता है अराइज। उसकी शैडो को हम जाते हुए देखते हैं, चारों तरफ बिखरते हुए देखते हैं और वो कहता है रोकी अगर तुम रिग्रेट करते हो तुम्हारे पास्ट को लेके, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ फाइट करने का और एक बार फाइट करने का। अगर तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो तो मेरा जवाब दो। हम बेरू को बहुत दूर सोए हुए यानी उसकी बॉडी को पड़े हुए देखते हैं। उसके पास अब शैडोज आते जा रहे हैं, उसके बॉडी के अंदर समाते जा रहे हैं। तभी कुछ ही देर बाद देखते हैं हम ब्रोकी को उठते हुए, यानी वो अब सुहो की शैडो बन चुका है और यहाँ पे वो ज़मीन तोड़ के वहाँ पे निकल आता है। उसे सामने देख के एक डीमन चिल्लाते हुए कहता है क्या ब्रोकी, क्या इसका मतलब इसी बंदे ने उसको मार दिया था। तभी सुहो कहता है और इसी के साथ मैं ग्रे और अब ब्रोकी एक साथ फाइट करेंगे और अब हमारा नंबर उनके नंबर के साथ मिल चुका है। और दूसरी तरफ बेरू को देखता है, ये सुन के बोर होने लगता है, सोचता है माय लॉर्ड मैं भी यहाँ हूँ। तभी सुहो को हम बहुत गुस्से में देखते हैं और वो कहता है ठीक है अब चलो देखते हैं ये सब कुछ कहाँ तक जाता है। तभी हम सबको वहीं पे आमने सामने लड़ने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है। एक पोर्टल या फिर डेंजन को ओपन होते हुए देखते हैं। वो पूरी तरह से रेड डेंजन था, कोई बाहर आने लगता है। तभी देखते हैं एक एल्फ लड़की को, वो आके उन सबको ऐसे लड़ते हुए देख के सोचता है कि हाँ ये तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड के शुरू में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि सामने देखते हुए कहती है क्या आखिर मेरे सामने ये क्या चल रहा है, क्या किसी ने मुझे यहाँ पे समन किया है, मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ, या फिर ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं आफ्टर लाइफ के बाद आई हूँ। तभी वो सामने देखती है, एक शैडो सोल्जर को देखती है, बहुत हैरान होती है और कहती है एक शैडो सोल्जर वो यहाँ पे आखिर क्या कर रहा है। तभी हम वहीं पे ब्रोकी को लड़ते हुए, ब्रोकी के शैडो को लड़ते हुए देखते हैं और साथ ही में तभी हम वहीं पे सुहो को लड़ते हुए देखते हैं एक डीमन से। दोनों का घमासान फाइट होने लगता है। सुहो अपने पंच को रेडी करता है और उस डीमन को खतरनाक तरीके से एक पंच मारता है जिससे उसकी हालत बहुत खराब होता है और तभी साथ ही में एक जोरदार लात मारता है जिससे देखते हैं उस डीमन की मुंह से खून तक निकल आता है। सुहो फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है चलो एक खत्म हुआ। तभी उसके पीछे से दूसरा डीमन हमला करता है, वो उसकी अटैक को किसी तरीके से डॉज करता है। वहीं पे हम और एक छोटे से मतलब यंगेस्ट डीमन को देखते हैं, उसको हमला करने वाला सबसे बड़ा भाई या फिर बड़े डीमन को देखते हैं। सुहो उसकी तरफ देखता है, गुस्से में सोचता है फिर से इंटरफेयर कर रहा है ये बंदा। इन सारे डीमंस की कॉम्बिनेशन अटैक काफ़ी अच्छी है, अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और तभी देखते हैं वो डीमन कहता है बी केयरफुल यंगेस्ट। छोटे भाई कहता है थैंक्स भाई। सुहो सोचता है अगर ये फाइट और ज़्यादा देर चला तो फिर शायद मैं यहाँ पे जीत ना पाऊँ, मेरा माना ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ग्रे को पोजेस जो करके रखा है। और अब जबकि ब्रोकी मेरे साथ है पर फिर भी वो उतना ताकतवर नहीं जैसा कि पहले था क्योंकि वो अब एक शैडो सोल्जर बन चुका है। तभी ब्रोकी को हम एक डीमन से लड़ते हुए देखते हैं। उसे ऐसे लड़ते हुए देख के वो सोचता है हाँ मुझे पता है ब्रोकी एक साथ सबसे नहीं लड़ सकता, पर वो एक बंदे से एक डीमन से तो लड़ ही सकता है। पर काश यहाँ पे और कोई रास्ता होगा कि मैं उन दोनों को अलग कर सकता और उसके बाद उनसे फाइट कर सकता। पर तभी देखते हैं वो ये सब सोच ही रहा था, सामने एसी लाती है और कहती है मेरी सवालों का जवाब दो, कौन हो तुम और सर संग जिनवू वो कहाँ पे है। सुहो की तरफ देखते हुए सवाल करती है। सुहो भी उसको सामने देखते ही चौंकता है और सोचता है क्या एक फीमेल नाइट, पर ये यहाँ पे कहाँ से आई है और वो मेरे डैड को क्यों ढूंढ रही है। दूसरी तरफ बेरू बस उसे देख रहा था, देखते हुए कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। ये आवाज़ सुन के वो कहती है ये वॉइस तो, और तभी जब देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि बेरू है, वो उसे छूती है और कहती है अरे ये तुम हो बेरू, तुम्हारी बॉडी कहाँ पे है, सो नाइस टू सी यू बेरू। वैसे संग जिनवू सर कहाँ है और ये जो ह्यूमन ये कौन है जिसके साथ तुम हो। बेरू कहता है बहुत लंबी स्टोरी है,
पहले तो मुझे तो छोड़ो। दूसरी तरफ वो डीमन अब उसको देख के कहने लगते हैं, सैक्रिफाइस डीमन को समन कर लिया गया है। दूसरा भाई कहता है, हाँ, पर किसी वजह से ये डीमन उन दोनों को, हमारी एनिमी को अच्छी तरह से जानती है। अब प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो उनके साइड ले लिया तो। दूसरी तरफ अब एसिल बेरू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बेरू भी कहता है, हाँ हाँ, सब कुछ बातें बाद में होगा, सबसे पहले जाओ तुम जाके उनसे लड़ाई करो। वो उन सबको दिखाते हुए कहता है। ये सुनते ही एसिल बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ वो डीमन उसे मारने के लिए, हमला करने के लिए कहता है और कहता है, भाई हमें सबसे पहले तो इसकी ब्लड चाहिए ताकि हम स्टार पाउडर को बना सके। सो भी सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पहले इसे देखा है। और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड लग रही हो, क्या तुम अकेले उनसे लड़ सकती हो? तभी बेरू कहती है, हाँ, आपको लग सकता है वो इंजर्ड, पर उसके सामने ये लो रैंकिंग डीमंस कुछ भी नहीं है। इस डीमन का नाम है एसिल और ये और कोई नहीं बल्कि रदीरू क्लैन का एल्डेस्ट डॉटर है। ये वही नोबेल क्लैन है जिसको कि माई लीग ने छोड़ दिया था। अगर मैं ह्यूमन स्टैंडर्ड से बोलूँ तो फिर उसे तुम एक एस रैंक हंटर के इक्विवेलेंट रख सकते हो। सुहो बहुत हैरान होता है और सोचता है, क्या एक एस रैंक? इसका मतलब मैं एक एस रैंक फाइट देखने वाला हूँ यहाँ पे, वो भी अपने आंखों से। पर तभी देखते हैं इसील वहाँ पे जाके फाइट करती। उससे पहले ही वो डीमन उसे जोर से हिट करता है जिसके वजह से वो दूर आके गिरता है। ये देख के बेरू और सुहो बस उसे देखते रहते हैं। तो उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, एक एस रैंक हंटर जैसा ताकतवर यहाँ पे इतने आसानी से कैसे हट सकता है। और कुछ ही देर बाद एसिल उनके सामने आके गिरती है। बेरू कहता है, तुम इतने वीक कैसे बन गए? अब जब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर जितना भी माना था वो सब ड्रेन हो चुका है। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो कहती है, ओह ये बात है, करीब आधे साल पहले सारे जो डीमंस थे डीमन रेल्म के अंदर, उन लोगों ने रेबेल कर दिया, तो हमें कॉन्टिन्यूसली उनसे लड़ना पड़ा। और अब हमारे लिए ये इम्पॉसिबल था कि एक साथ हम इतने सारे डीमन से फाइट करते। सिर्फ मैं ही थी जो कि अपने ताकत की वजह से बाहर से बच के निकल पाई, पर फिर भी भागते टाइम मेरी जो खून है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और इसीलिए मैंने अपनी पावर खो दी। बेरू, क्या प्लीज़ तुम मुझे हील कर सकते हो? बेरू कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरी माना का ही वेस्ट होगा। वो कहती है, यू आर सो मीन बेरू। वो डीमन भी ये सुन चुके थे और एक डीमन कहता है, क्या तुमने सुना भाई? दूसरा डीमन कहता है, हाँ, मैंने पहले उसे रिकॉग्नाइज नहीं करा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, पर अब जब अच्छे से देख रहा हूँ समझ में आ रहा है कि वो रदीरू क्लैन की हेड की बेटी है। हाँ भाई, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है ताकतवर बनने का। थोड़े से नोबेल ब्लड जो कि उसके अंदर है वो पीने से हम और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। अब सबको कमज़ोर देख के सुहो को देखते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होता है और सोचता है, अब शायद मुझे ही उनमें से एक को मारना होगा क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी बेरू कहता है, ओह, अगर आपको ऐसा ही चाहिए मेरे पास एक ब्रिलियंट प्लान है। और तभी वो अपने कुछ पावर्स का यूज़ करता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे अब वो एबिलिटी का यूज़ करना ही होगा जिस माना को, जिस ताकत को मैंने रिकवर करा था। और तभी वो एसिल की तरफ हाथ करता है और उसे कुछ ताकत या फिर बोल सकते हैं एक नया स्किल क्रूल कमांड का यूज़ करता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से एसिल को देखते हैं वो बहुत गुस्सा होने लगता है, उसकी आंखें लाल हो चुका है। नोटिस में दिखाया जाता है ये एसिल की ताकत को 50% बढ़ा तो देगा, पर इसकी वजह से एसिल का दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। नॉर्मली हम बोल सकते हैं उसके अंदर पागलपंती छा जाएगा। तभी बेरू उसे लड़ने के लिए भेजता है और कहता है, गो यू यूजलेस डीमन विन। और उसके कहते ही हम देखते हैं एसिल जोर से चीखते हुए वहाँ पे भागती है ताकि वो उनको मार सके। दूसरी तरफ सुहो बस ये सब देख रहा था। अब ब्रोकी को देखते हैं, वो भी एक डीमन से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ एसिल भी एक डीमन से फाइट कर रहा था। और तभी देखते हैं वो बंदा जिसको कि एसिल मारने गया था वो एसिल के ऊपर भारी पड़ता है और कहने लगता है, डीमन नोबेल ब्लड सिक्योर्ड। एसिल की हालत अब धीरे धीरे खराब होते ही जा रहा है, पर तभी वहाँ पे सुहो आता है और उस डीमन को टैकल करता है, मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एसिल किसी तरीके से बाहर से निकल पाती है।
और अब सुहो उस डीमन को पकड़ा हुआ है, जोर से पकड़ के फेंकता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो डीमन बहुत दूर उड़ के कहीं जाके गिरता है और वहीं पे जो मिस्ट बांध के फ्लेम्स थे वहाँ पे जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे जलने लगता है, चीखने लगता है। पर तभी सुहो आता है और अपने चाकू से उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। नोटिस आता है तुमने एक लो रैंक डीमन को हरा दिया है, लेवल अप। और तभी देखते हैं वहाँ पे और एक नोटिस आता है, वॉल्कन्स के हॉर्न, उसने एक डीमन सोल को डिवोर कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल डैमेज देने की क्षमता 31% बढ़ चुका है। दूसरी तरफ एसील को देखते हैं, वो पागलों की तरह एक डीमन के ऊपर मारे जा रहा था। वो डीमन सोचता है हमारा यंगेस्ट भाई, उसे हरा दिया गया है, डैम इट, मुझे जल्दी से जल्दी इस क्रेजी वुमन को हराना ही होगा। पर दूसरी तरफ एसील को देखते हैं, वो अभी भी पागलों की तरह कर रही थी, पर तभी वो चुप हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी देखते हैं वहाँ पे नोटिस आता है, द टारगेट स्किल क्रूएल कमांड। एसील के अंदर से एनर्जी ख़त्म हो चुका है, तो अब इसका इफेक्ट पूरी तरह से चला गया है। तभी एसील वहीं पे बेहोश होकर गिरती है। उस डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो और कुछ करता। तभी उसके पीछे सुहो को देखते हैं, वो आके उसकी गर्दन और सर को जकड़ लेता है पीछे से और वहीं पे मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो डीमन भी वहीं पे मर जाता है। नोटिस आता है तुमने एक लो रैंकिंग डीमन को हरा दिया है। वॉल्कन के हॉर्न ने फिर से एक डीमन सोल को डिवोर कर लिया है। अब ये सब कुछ वो मेन डीमन या फिर सबसे बड़ा डीमन देख रहा था और सोचता है लगता है कि मैं अब आउट नंबर हो चुका हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो अपने भाइयों को देखता है और सोचता है तुम सारे यूजलेस फूल्स, अब एक ही रास्ता है। और तभी देखते हैं वो भागने लगता है। वो भाग के एसील के पास जाने ही वाला था, उसको पकड़ने ही वाला था और सोचता है मुझे बस इतना ही करना होगा, इस नोबेल डीमन की ब्लड को मुझे पीना होगा ताकि मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकूं। पर वो अपने हाथ और आगे करता, उससे पहले ही सुहो वहाँ पे आता है और उसकी हाथों में इतना खतरनाक एक किक मारता है कि उसकी हाथ के साथ साथ वहाँ पे ज़मीन भी पूरी तरह से दब जाता है। उस डीमन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सुहो कहता है अब मेरे लिए भी कुछ बचा के रखो, और तभी ब्रोकी को बुलाता है। ब्रोकी। और अब ब्रोकी आके उस डीमन के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ एसील अपना आँख धीरे धीरे खोलने लगती है। वहीं पे बेरू उसे देखते हुए कहता है क्या तुम जिंदा हो? वो कहती है यू आर सो मीन बेरू। अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे एक शैडो सोल्जर है जो कि सरसंग जिन्बू की तरह शैडोज़ का यूज़ कर सकता है, वो कौन है बताओ मुझे। बेरू कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने अब तक उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करा है क्योंकि तुम्हारे अंदर लैक ऑफ लॉयल्टी है। पर अच्छे से याद करो, अच्छे से, क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कौन हो सकता है जिसके अंदर ऐसी पोटेंशियल हो सकता है? और ये सुनते ही एसील बहुत ज़्यादा हैरान होती है, उसे धीरे धीरे याद आने लगता है। वो कहती है क्या इसका मतलब वो? तभी देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आने लगता है। अब सुहो ने उस डीमन को भी हरा दिया था। सुहो और ग्रे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। अब वहाँ पे नोटिस आता है तुम लेवल 20 पार कर चुके हो, तो तुम अब शॉप से परचेस कर सकते हो। सुहो कहता है ओह, लगता है कि अब मैं सिस्टम के अंदर शॉप का यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी तरफ एसील बस याद करने लगती है और सोचती है ये अनडाउटेबल है, तो आप ही हो द यंग मोनार्क। दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं, वो नोटिस देख रहा था। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं एसील को नीचे गिरा हुआ। वो कहती है तो आप हैं यंग मोनार्क? सुहो उसको देखता रहता है और तभी सोचता है क्या उसने अभी मुझे कहा यंग मोनार्क? एसील कहती है मैं आपको पहचान ही नहीं पाई क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं यंग मोनार्क, पर आप बिल्कुल मिस्टर संग जिन्बू जैसा। पर वो ये कहती उससे पहले ही देखते वहीं पे वो बेहोश होकर गिर जाती है। सुहो देखते हुए कहता है तुम बेरू को जानती हो है ना, क्या तुम ठीक हो? बेरू देखता है और कहता है लगता है कि वो इतनी फाइटिंग और सब कुछ के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है और इसी के वजह से वो बेहोश हो चुकी है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं हम संग सुहो ने सारे के सारे जो हंटर्स थे जिनको उन सारे डीमंस ने कैप्चर कर लिया था उनको बचा लिया था। नोटिफिकेशन आता है तुमने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, सर्वाइवर्स 7 में से 7 ही बच चुके हैं।
क्वेस्ट रिवॉर्ड आ चुका है। सूहो सबको नीचे सही से रखने के बाद कहता है आई एम ग्लैड सभी सेफ है। चेक रिवॉर्ड्स नोटिफिकेशन ओपन होता है। वहाँ पे हम 2 रिवॉर्ड्स को देखते हैं, एट्रीब्यूट पॉइंट +3 और 700 गोल्ड। सूहो कहता है क्या गोल्ड? और तभी वो शॉप विंडो को ओपन करता है जिसमें कि बहुत सारे आइटम्स थे जिनका कि अलग अलग प्राइस था। ये सब देख के वो सोचता है ऐसा लगता है जैसे कि मैं ये जो गोल्ड है इनसे बहुत सारे सामानों को खरीद सकता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग है जैसे कि पोशंस और अलग अलग तरह की सामान जिन्हें मैं खरीद सकता हूँ। और तभी उसके पापा की बात याद करता है जब वो ऐसे ही कुछ काम करता था अपने पापा के लिए या फिर कुछ अलग अलग काम करता था, उसके पापा उसे पैसे या फिर अलाउंस देते थे जब वो बच्चा था। वो स्माइल करता है और कहता है अब जब मैं सोच रहा हूँ, जब मुझे समझ में आ रहा है आखिरकार इस सिस्टम को पापा ने ही बनाया है, मैं इस अलाउंस का अच्छा इस्तेमाल करूंगा डैड। तभी देखते हैं एसिल को बेहोश है, वो अभी भी नीचे गिरी हुई है। तभी सूहो के हाथ में हम एक पोशन को देखते हैं जो कि है हीलिंग पोशन, पर यह बहुत लो ग्रेड है मतलब इसका डिफ़िकल्टी या फिर इसका जो टाइप है वो है ई। कुछ देर बाद देखते हैं सूहो उस बॉटल की कैप को खोलता है और उसमें से थोड़ा सा पोशन एसिल को पिलाता है, जिससे हम देखते हैं एसिल का पूरा बॉडी ग्लो होने लगता है और अब उसका चेहरे का जो रंग था वो भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। बेरू ये देख के कहता है मोनाक आप अपनी जो गोल्ड है वो इस तरह की वर्थलेस डिमांड पर खर्च कर रहे हैं। ये देख के मुझे आपकी पापा की याद आ रहा है, आप बिल्कुल अपने पापा की तरह ही है। सूहो चारों तरफ देखता है और कहता है हम इन सब को ऐसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, चलो इन सब को शैडो डेंजन के अंदर ले जाएं। और ब्रोकी तुम अच्छे से ध्यान रखना कि जो डिफीटेड डिमंस है उनकी बॉडीज़ को भी कलेक्ट करो और मेरे साथ शैडो डेंजन के अंदर लेके जाओ। तभी देखते हैं डेंजन ओपन होता है, ब्रोकी और ग्रे अपने साथ डिमंस के बॉडीज़ को लेके जाते हैं, पर सूहो अभी भी नहीं जा रहा था। ये देख के बेरू कहता है यंग क्या हुआ, आप हमारे साथ नहीं आ रहे? वो कहता है ना, मेरे पास अभी भी कुछ काम बचा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद हम उसे उन्हीं सारे मिस्ट बांध के पास देखते हैं जिन्हें कि जलाया जा रहा है। वो लोग चीख रहे थे। सूहो ये देखता है और सोचता है मिस्ट बांध, मैंने जब पहले इन्हें देखा था तब भी सोचा था इनका जो ये जलना है ये सच में देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आई एम सो सॉरी, मैं बस तुम लोगों की मदद ऐसे ही और इतना ही कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं उसके हाथ में जो हथियार था उसको चार्ज करता है और उसका जो नया स्किल था स्टॉर्म स्लैश उसका यूज़ करता है और वहाँ पे उसकी इसी स्लैश का साउंड चारों तरफ गूंजते हुए दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है डेंजन के बाहर, हम एक हंटर को देखते हैं जो कि सियोल स्टेशन में आ चुका था। वो किसी की बात याद करता है जिसने कि उससे कहा था उसी डेंजन के अंदर अलग अलग तरह के लिजार्ड के बॉडीज़ पाए गए थे और मिस्टबान उनको भी डिस्कवर करा गया था। पर जैसे भी हो जो हंटर्स की बॉडीज़ मिले थे उनकी बॉडीज़ पर जो हालत था ये देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उन्हीं सारे बीस्ट का काम हो सकता है। और अंदर जाने के बाद हमें और पता चला वहाँ पे एक बेसमेंट था, पर वो बेसमेंट भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। देख के इतना ही लग रहा था कि ब्लेड से तबाह किया गया था। और ये याद करते ही वो बंदा कहता है क्या ऐसा हो सकता है, इस काम में कोई और बीस्ट यहाँ पे हो सकता है। उसी के पीछे हम डोक्यून को देखते हैं। वो उसे देखते हुए कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर किम डोक्यून, तुम ही हो ना जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है? पर रिकॉर्ड में तो बता रहा था कि कोई संग सूहो नाम का बंदा था तुम्हारे साथ एक्सपीडिशन टीम में, क्या तुम उसे जानते हो? वो कहता है ओ जूनियर कलीग है मेरा, वो भी मेरे साथ ही आया था मदद करने के लिए। ओह अच्छा, तो फिर वो कहाँ है अभी? ये सुन के डोक्यून थोड़ा सा सोचता है और कहता है हम लोग डेंजन से साथ में भाग गए थे और उसके बाद मैंने उसे एक सेफ जगह पे रखा है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो और फिर इन्फॉर्मेशन देने चला आया। हाँ जानता हूँ ये बहुत एम्बैरेसिंग है, पर एक ई रैंक हंटर होने के नाते मैं और मेरे दोस्त हम दोनों और कुछ नहीं कर सकते थे। हम बस बाहर से भाग सकते थे और आप लोगों के पास आके सपोर्ट ही मांग सकते थे। ये सुन के वो बंदा उसकी तरफ देखता है और तभी उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है ओह तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो भी हंटर एसोसिएशन का मैनुअल है तुमने उसे अच्छे से फॉलो किया है और यही बेस्ट कंडीशन है एक ई रैंक हंटर होने के बाद। और तभी वो आगे जाने लगता है और कहता है ठीक है अब सब लोग, और कोई क्लू मिलता है कि नहीं वहाँ पे सर्च करो, अच्छे से देखो चारों तरफ। डोक्यून सोचता है अच्छा ही हुआ, आई थिंक कि ये सब कुछ संग सूहो का ही कमाल है। मुझे अभी नहीं पता कि इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, वो अपना रैंक क्यों छुपा रहा है, पर मुझे उस पर पूरा विश्वास है
अगर वो छुपा रहा है ये कोई बुरा काम के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे तब तक वेट करना होगा जब तक सुहो खुद डिसाइड नहीं करता मुझे बताने का। सीन शिफ्ट होता है शैडो डंजन के अंदर। देखते हैं अब एसिल जाग चुकी है और बेरू और सुहो ने मिलके उसे सब कुछ बता दिया था। वो कहती है, ओह अब समझ में आया, संग जिनबू सर वो पृथ्वी को इन्वेशन से बचाने के लिए बाहर आउटर स्पेस में गए हैं। बेरू तभी गुस्से में कहता है, मोनाक ने मुझे यहाँ भेजा था संग सुहो के ऊपर जो सील लगाया हुआ था वो तोड़ने के लिए, पर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि वो पहले से ही टूट चुका है क्योंकि यंग मोनाक है ही इतना ज़्यादा स्मार्ट। तभी सुहो कहता है, तुम्हारा नाम एसिल है ना? क्या हम पहले मिल चुके हैं? एसिल थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है, हाँ जब ट्यूटोरियल चल रहा था तब तो हम मिले थे, आपको शायद याद नहीं है, पर आपने तो कहा था आप मुझे याद रखेंगे। ये सुन के सुहो याद करने लगता है और सोचता है, पता नहीं क्यों मेरे पहले की मेमोरीज बहुत ज़्यादा हेजी है, और तभी याद करने लगता है और उसे याद आता है पहली बार कब वो एसिल से मिला था। और वो कहता है, वो तुम वही लड़की हो ना जिसने कि इमीडिएटली सरेंडर कर दिया था जब मैं मिला था? यह सुन के बेरू और गुस्सा होता है, कहता है, क्या सच में? क्या तुमको शैडो मोनाक ने ऐसा करने के लिए कहा था? ये तो टेस्ट था ना? एसिल बस चुप हो जाती है, रोने ही वाली है। बेरू कहता है, बाय द वे तुम्हारी पावर इतना ज़्यादा कम क्यों हो चुका है? क्या हुआ डिमन रेल्म के अंदर, बताओ। ये सुनते ही एसिल सैड होती है और कहती है, वेल आप दोनों को ही एक्सप्लेन करूँ तो ही अच्छा है। वैसे यंग मोनाक आपने तो सुना ही होगा बेरू से, संग जिनबू ने डिमन रेल्म को पूरी तरह से एनाइलेट कर दिया था और उसकी पूरी पावर जो हम डिमन नोबल्स थे हमारे अंदर सौंपा गया था, यानी द रदीरू क्लैन को। संग जिनबू की वजह से ही वहाँ पे डिमन रेल्म के अंदर रदीरू क्लैन का ही हायरार्की चलता था, पर उनके जाने के बाद हम सब संग जिनबू का वेट करते रहे और ऐसे ही बहुत सारे डेकेड्स चले गए। हम लोग बहुत शांति से रहते थे, पर एक बार भी मिस्टर संग जिनबू ने हमें नहीं बुलाया। रिसेंटली हापा ईयर पहले एक नई प्रॉब्लम आई, एक ऐसी चीज़ जो कि मैजिक को या फिर पावर को एनहेंस कर सकता है, जिसका कि नाम था स्टारडस्ट। ये सारे डिमनों के पास स्प्रेड होने लगी। इसका नाम सुनते ही सुहो बहुत ज़्यादा हैरान और कहता है, क्या स्टारडस्ट? जब मैं उन सारे डिमन से लड़ रहा था, मुझे याद है अभी भी वो लोग स्टारडस्ट के बारे में बात कर रहे थे, उससे पावर गेन के बारे में बात कर रहे थे। एसिल कंटिन्यू करती और कहती है, स्टारडस्ट जो पावरफुल डिमंस थे उन पर तो उतना असर नहीं करता, पर जो कमज़ोर डिमंस थे उनको बहुत पावरफुल बना देता है, उसके बदले उनको कुछ देना भी नहीं पड़ता। और संग जिनबू के एब्सेंस की वजह से वहाँ पे जो भी डिमंस थे पहले कमज़ोर थे, जो ताकतवर हुए वो अब यूनाइट होने लगे। उनका पर्पस सिर्फ एक ही था, डिमन का सल या फिर रेबेल करना, और अब वो सब मिलके रदीरू क्लैन के अगेंस्ट आ गए, जो कि पहले संग जिनबू के प्रोटेक्शन में था। पहले तो ये छोटा सा रेबिलियन था, पर बाद में धीरे धीरे एक फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हुआ। हम रदीरू क्लैन वाले हमारे डिमन का सल जो कि संग जिनबू ने विश्वास करके हमें दिया था, उसको बचाने के लिए फाइट करते रहे। और फिर वो वक्त आया जब हम सब हार गए। जो भी डिमन उस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग सिर्फ यहीं पे नहीं रुके, अब वो हमारे जो खून थे, हमारे फैमिली जो नोबेल फैमिली का खून था, उनको पीने लगे अपने पावर को और बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही मेरी पापा और मेरी पूरी फैमिली ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। मैंने भी अपनी बहुत सारी खून को खोई हूँ, जिसके वजह से मैं अब बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। ये बहुत पैथेटिक है ना? बहुत, है ना? सब कोई मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि सरवाइव कर चुकी हूँ। अब जब हम वो डिमन रेल्म हार चुके हैं जो कि मिस्टर संग जिनबू ने हम पर भरोसा करके दिया था, अब वो क्या कहेंगे? तभी आवाज़ आता है, तुम बहुत कुछ से गुजर चुकी हो, है ना? तुमने अच्छा काम किया। एसिल बहुत चौंकती है, सामने की तरफ देखती है। संग सुहो वो ये बात कर रहा था। वो कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ डैड कैसे रिएक्ट करते होंगे ऐसे सिचुएशन पे। इवन तो मेरे डैड यहाँ पे नहीं हैं, पर फिर भी तुम और तुम्हारे बाकी साथी मिलके उनके लिए फ़ाइट की है, और यही इनफ है। और इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ कि वो तुमसे यही कहते। मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, और इसीलिए मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा। चलो अब एक साथ काम करते हैं और रदीरू क्लैन को रिस्टोर करते हैं। ये सुन के ऐसी क्या कहेगी समझ नहीं पा रही है। बस वो इमेजिन कर सकती है रदीरू क्लैन का नया हीरो
जो कि संग सुहो है। और ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और तभी सुहो के पास और एक नोटिस आता है, द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द प्योर ब्लड डिमन नोबल एसील रदीर, क्या तू उसे अपने कंपेनियन के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहोगे? एसील हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं बिलोंग करती हूँ रदीर उद्यान में ही। सो अब एसील भी जुड़ चुका है सुहो के साथ, दोनों मिलकर फाइट करने वाले हैं। एपिसोड के शुरू में हम कुछ नोटिस को देखते हैं। लिखा हुआ था, लास्ट सर्वाइवर ऑफ प्योर ब्लडेड डीमन नोबल्स एसील रदीरू। वो प्लेयर को थैंक्स कहती है, क्या तुम वाइट फ्लेम डिसेंडेंट उसको एक कंपेनियन बनाना चाहोगे, एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन? सुहो ये नोटिस देखता है। हम वहीं पे सुहो, एसील और बेरू को देखते हैं। ये नोटिस देख के सुहो बहुत हैरान होता है और सोचता है, क्या एसील वो सेकेंड मोनार्क का डिसेंडेंट है? एसील उसको इतना हैरान देख के सोचती है, क्या हुआ? सुहो को समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है, पर क्यों? क्या इसका मतलब एसील ही सिर्फ प्योर ब्लडेड डिमन बची हुई है, इसी की वजह से है क्या? और तभी थोड़ा सा स्माइल करते हुए एक्सेप्ट करता है। और वहाँ पे नोटिस आता है, तुमने वाइट फ्लेम के डिसेंडेंट को एक कंपेनियन बना लिया है। एक नया बॉन्ड स्किल तुमको मिल चुका है, बॉन्ड स्किल डिमन स्ट्राइक, चार्ज रेट 0%। इससे तुम्हें इस तरह का एक अटैक मिलेगा। वाइट फ्लेम के डिसेंडेंट से एनर्जी रिसीव करने के बाद एक बहुत डिवास्टेटिंग अटैक कर पाओगे। और तभी एसील बहुत ज़्यादा हैरान होती है, चिल्लाने लगती है और कहती है, क्या एक स्टेटस स्क्रीन मेरे सामने अभी अभी अपीयर हुआ है? अब मैं भी एक स्क्रीन को देख सकती हूँ? सुहो कहता है, मुझे नहीं पता था क्योंकि ग्रे बोल नहीं सकता, पर ऐसा लगता है जो भी मेरा कंपेनियन बनेगा या फिर बनेगी वो भी मेरी तरह ही स्टेटस विंडो देख सकते हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, क्या इसका मतलब? वो कहता है, हाँ एसील, वो अब मेरा कंपेनियन बन चुकी है, द वाइट फ्लेम डिसेंडेंट। एसील चौंकती है और सोचती है, क्या मैं वाइट फ्लेम डिसेंडेंट? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम अब उन सब को देखते हैं, यानी ब्रोकी, सुहो, एसील और ग्रे को। वो लोग अब एक बिल्डिंग के पास थे। तभी सुहो एसील से कहता है, चलो अब ट्राई करते हैं मेरे नए बॉन्ड स्किल को, क्या तुम तैयार हो एसील? एसील कहती है, यंग मोनार्क, बिल्कुल। और तभी नोटिस आता है, बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक एक्टिवेट हो चुका है। और तभी एसील की पावर को जागते हुए देखते हैं, उसकी पूरी बॉडी ग्लो होने लगता है। और हम देखते हैं उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल ऑरा सुहो के अंदर आ जाता है। तभी उसके हाथ में हम देखते हैं उसका हाथ ग्लो होने लगता है। तभी देखते हैं एसील वहीं पे गिर जाती है। ये देख के सुहो पूछता है, एसील क्या हुआ है? वो कहती है, सॉरी, लगता है कि ये मेरी पूरी एनर्जी चूस लेती है। सुहो कहता है, समझा, ठीक है, जाके रेस्ट करो। और तभी अब सुहो को अपने पावर को अनलिश करने लगता है और सोचता है, एक स्किल जिसने कि उसकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर दिया है, तो फिर ये कितना पावरफुल हो सकता है। और तभी देखते हैं वो अपनी पंच को रेडी करने लगता है। एसील भी सोचती है, एक ऐसी स्किल जिससे मैं अपने अंदर की एनर्जी को यंग मोनार्क के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ। सुहो भी सामने पंच मारते हुए सोचता है, शायद हो सकता है ये एक इनक्रेडिबल अटैक। पर जब वो पंच मारता है, कुछ देर बाद देखता है वहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था, बस नॉर्मल सा ही था। और ये देख के सुहो, बेरू सभी चौंके हुए थे। बेरू कहता है, ऐसा नहीं लगता कि ये अटैक उतना ज़्यादा काम का कुछ है, जैसे कि ये आपका नॉर्मल अटैक ही है यंग मोनार्क। सुहो कहता है, देख के लगता है कि ये ग्रे के बॉन्ड स्किल जैसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, ये देख के अब ग्रे उसको चिढ़ाने लगता है। सुहो स्टेटस विंडो की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये इसीलिए क्योंकि इसका चार्ज रेट वो 0% है? पर मुझे ये भी नहीं पता है, या फिर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है कि इसको मैं रिचार्ज या फिर चार्ज कैसे करूँ। मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँ तो क्या मैं उन सारे डिमंस को खा सकता हूँ जिनको कि आप यहाँ पे लाए हैं? सुहो कहता है, नहीं, उनको मैं अपना शैडो सोल्जर बनाना चाहता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़े। और तभी देखते हैं वो उनकी तरफ हाथ करते हुए कहता है, अराइज। पर तभी नोटिस आता है, इनका माना कॉन्टामिनेटेड है और इसीलिए इनके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। बेरू समझाता है, यहाँ तक कि जो माई लेग यानी संग जिनवू द शैडो मोनार्क थे, वो भी इन डिमंस को शैडो सोल्जर नहीं बना सकते थे क्योंकि इनका माना कॉन्टामिनेटेड होता है या फिर इनका सोल करप्टेड होता है। ये सुन के सुहो कहता है, क्या? अगर ऐसा ही है तो उनका सोल अगर करप्टेड है ही तो ठीक है, तुम बेरू खा सकते हो जाके उनको। अब ये सुन के एसील रोने लगती है क्योंकि वो खुद एक डीमन है। कुछ देर बाद सुहो उसके पास आता है, उसे वही हीलिंग पोशन देते हुए कहता है, इसे पी लो, तुम अच्छा फील करोगी। एसील उसे थैंक यू कहती है
और उसको इतना तकलीफ देने के लिए भी माफ़ी मांगती है। पर सुहो कहता है नहीं, कोई बात नहीं, और वैसे भी अगर सोचूं तो तुम्हारे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम इस जगह को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती हो, इस जगह के थोड़े से हिस्से को तुम इस्तेमाल कर सकती हो। यह सुन के एसिल बहुत बहुत शौक या फिर थैंकफुल होती है कि यंग मोनार्क उसको इतना मदद दे रहे हैं। तभी नोटिस आता है पार्ट ऑफ द शैडो डंजन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द डोमेन ऑफ द व्हाइट फ्लेम, यानी शैडो डंजन के अंदर कुछ हिस्सा अब व्हाइट फ्लेम की डिसेंडेंट के नाम किया गया है और एसिल रदीरू को इस डोमेन का मास्टर बनाया गया है। सुहो उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है अब हम कंपेनियन हैं एसिल, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ अब बेरू चीखने लगता है। ये देख के वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। सुहो पूछता है क्या हुआ है बेरू? वो कहता है यंग मोनार्क, इन सारे डिमंस के मेमोरीज से मुझे बहुत कुछ पता चला, यहाँ तक कि इतारिम्स के एपोस्टाइल या फिर उनके जो दूत है उनके बारे में भी पता चला। सुहो बस देखता रहता है, बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है। कुछ देर बाद हम उन सबको बेरू के सामने बैठा हुआ देखते हैं। अब बेरू उन सबको एक्सप्लेन करने लगता है और कहता है मैं बेरू अब उन सारे डिमंस की मेमोरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर मैं शुरू करूँ उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर जानना है। स्टार पाउडर जो होता है इस पृथ्वी पे कई जगह पर फैला हुआ है, और जो मिस्टबान होते हैं वो मैजिक बीस्ट है, वो आउटर स्पेस से यहाँ पे आया है। एसिल कहती है क्या तुम बता रहे हो कि स्टार पाउडर पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ है? ये क्या है? सुहो कहता है इसका मतलब मिस्टबान वो इस दुनिया का नहीं है, आउटर स्पेस से आया हुआ है। बेरू कहता है परहैप्स कोइंसिडेंस हो सकता है, पर ब्रोकी इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर सीधा बात बोलूँ तो हाइना गिल्ड इन सब से जुड़ा हुआ है। जो हाइना गिल्ड थे वही थे जो कि इंसानों को किडनैप करके यहाँ पे ला रहे थे, यानी डिमंस को सौंप रहे थे, और वही इंसान बाद में मिस्टबान बनते और उनको ही स्टार पाउडर बनाने के प्रोसेस या फिर उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से यूज़ करा जाता। और सिर्फ यही जगह नहीं जिसको कि हमने तबाह किया था जहाँ पे स्टार पाउडर बनाया जाता है यंग मोनार्क, बल्कि ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पे स्टार पाउडर बनाया जाता है। उस जगह को हम स्टार पाउडर फैक्ट्रीज कहते हैं। अगर इन सारे बातों को मैं समराइज़ करूँ, हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करते हैं, उसके बाद द रीपर गिल्ड वो उनको डिलीवर करते हैं फैक्ट्रीज़ में, और उसके बाद फैक्ट्रीज़ उनको स्टार पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब तो ये बिल्कुल पक्का है इतारिम्स इन सब के पीछे है। ये सब बातें सुन के सुहो सोच रहा था, पर तभी बेरू कहता है पर एक चीज़ है यंग मोनार्क, इन सब मैन्युफैक्चरिंग के पीछे एक ह्यूमन है। सुहो सोचता है क्या, एक ह्यूमन? बेरू कहता है यह है इतारिम्स के दूत जो कि इस पृथ्वी पर कहीं पे छुपे हुए हैं। मुझे ये भी पता चला कि एक ह्यूमन है जो कि इन सब की मदद कर रहा है, यानी इन सारे दूतों की मदद कर रहा है, और वो ह्यूमन है द वाइज गिल्ड मास्टर ऑफ द रीपर गिल्ड ली मिनसांग। और अब ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो जल्दी ही हम इतारिम तक पहुंच सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग के बाहर। हम देखते हैं सारे रिपोर्टर्स को, वो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सामने से एंट्री होता है ली मिनसांग। वो जब उनके सामने आता है सभी उसके साथ बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। सवाल करते हैं कि हंटर एसोसिएशन के अंदर आखिर क्या हुआ है। वो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे ऊपर कोई एलोगेशन थे ही नहीं, तो क्या होगा। तभी और एक बंदा पूछता है क्या आपको सच में नहीं पता था जो हाइना गिल्ड जिसे कि रीपर गिल्ड के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था वो सिविलियंस को किडनैप कर रहे हैं? और एक सवाल, बहुत सारे हंटर्स को मारा जा रहा है या फिर मर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे सिविल स्टेशन फील्ड में हुआ जो कि रीपर गिल्ड के द्वारा मैनेज किया जाता है। इन सब के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? तभी हम ली को देखते हैं। वो कहता है हम हैं द रीपर गिल्ड, और 2 साल पहले इस दुनिया में जो भी हुआ था हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग हाइना गिल्ड को सपोर्ट करने की बात करते हैं। हमने हाइना गिल्ड को सपोर्ट किया क्योंकि उनमें ज़्यादा ताकत ही नहीं थे। उनके गिल्ड के अंदर ज़्यादातर तो डी रैंक के ही हंटर्स थे, और इसीलिए हमने उनकी मदद की ताकि वो लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे आए, लोगों की मदद कर सके। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी लगा ही नहीं था जो मैं कर रहा हूँ वो कभी गलत हो सकता है, या फिर उसके वजह से इतना सब कुछ हो सकता है, जबकि मेरा इंटेंशन कभी ख़राब था ही नहीं। अगर सच में मैं ये सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा सा और केयर करता या फिर अटेंशन देता। वो रोने लगता है और कहता है तो फिर कोई भी या फिर किसी को भी मरना नहीं पड़ता
आगे जाते हुए कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी मेरी वजह से इतना सब कुछ प्रॉब्लम सबको हुए। अब उसको ऐसा एक्ट करते हुए या फिर ऐसे बोलने के बाद बाकी सब उसकी तरफ या फिर उसकी साइड आने लगते हैं कि शायद हो सकता है वो लोग मदद करने के लिए ही हाइना गिल्ड के साथ थे, पर किसको पता कि हाइना गिल्ड ऐसा करने वाले थे। और वैसे भी रिपर गिल्ड ने तो कितने सारे अच्छे काम भी किए हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो हीरोज़ हैं। तभी ली मिनसियांग को देखते हैं, वो उनकी बातें सुन के स्माइल करने लगता है और सोचता है इस तरह का एक्ट ये तो मेरे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं एशिया का ग्रेटेस्ट स्टार माना जाता था। लगता है कि वो एक्टिंग की क्षमता अभी भी मेरे अंदर है। पर हंटर एसोसिएशन वहाँ से तो मुझसे कोई सवाल या फिर कुछ भी पूछा भी नहीं गया, बिना कोई सवाल किए ही मुझे वहाँ से वापस आने को कहा गया। वेल, मुझे लगता है कि ये मैटर नहीं करता। लगता है कि हंटर एसोसिएशन को भी पता नहीं है मैं ही उन सारे स्टार पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के पीछे हूँ। वो जा रहा था, वहीं पे हम सुहो को देखते हैं जो कि उसके ऊपर नज़र रखने के लिए आया था और कहता है, तो ये है ली मिनसियांग। बेरू से पूछता है, बेरू क्या तुम्हें उसके अंदर से ईतारिम की कोई एनर्जी फील हो रहा है? वो कहता है, नहीं यंग मोनाक, बिल्कुल नहीं। ये सुन के वो कहता है, तो तुम्हारा क्या मतलब है उसे ईतारिम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? वेल, अगर ये सच है तो अब हमारे सामने डिस्कवर करने के लिए काफ़ी कुछ है। पर वो आगे जाता उससे पहले ही हम देखते हैं बेरू से रोकता है और कहता है, नहीं यंग मोनाक, नहीं, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है अब तक आपने काफ़ी सारे पावरफुल एनिमीज़ को हराया है, पर इस बार मुझे आपको रोकना ही होगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चले जाए, क्योंकि जो माना मुझे उस इंसान के अंदर से फील हो रहा है वो काफ़ी अलग है। तभी देखते हैं ली मिनसियांग बहुत ही तेज़ी से पीछे घूमता है, उसको उनका आभास हो जाता है, पर सुहो किसी तरीके से अपने आप को छुपा लेता है और बेरू उसको समझाते हुए कहता है, आपका लेवल अब तक वहाँ पे नहीं पहुँचा है जहाँ पे आप उसे चैलेंज कर पाएंगे। तभी हमें ली मिनसियांग का रैंक बताया जाता है, यानी वो एक ए रैंक का हंटर है। सो ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था। कैसा लगा आपको बताइए और कमेंट करें अपने ओपिनियन। मैं हर एक अच्छे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।